ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो चैप्टर रिवाइज करने वाले ये इक्वली इंपॉर्टेंट है लाइक योर रेसिडेंशियल स्टेटस, और ये भी आपके एग्जाम में 7 मार्क का आता है। ठीक है, चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। हर बार इसमें से कंपलसरी क्वेश्चन आता है, तो इसे भी हमें बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करना है। सबसे पहले सर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किस इनकम को हम सैलरी इनकम ट्रीट करेंगे, कौन से इनकम को हम सैलरी बोलेंगे। तो देखो, बहुत ही सिंपल से दो कंडीशन दिया गया है। अगर ये दोनों कंडीशन कोई भी इनकम सेटिस्फाई करता है देन उस इनकम को हम लोग सैलरी इनकम ट्रीट करेंगे। सर कौन कौन से दो कंडीशन है? नंबर 1 जो कंडीशन है वो है एनी इनकम इज ट्रीटेड एज सैलरी फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नंबर 1 कंडीशन, पेयर एंड पे के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। पेयर एंड पे मस्ट हैव एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अगर ये एक कंडीशन एस्टैब्लिश होता है, और उसके अलावा एक और कंडीशन है जो है पेमेंट मस्ट हैव बीन मेड बाय द एम्प्लॉयर इन सच कैपेसिटी। पहला कंडीशन है पेयर एंड पे के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि पेमेंट जो है वो एम्प्लॉयर ने और पेयर ने एम्प्लॉयर की कैपेसिटी में किया होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो उस इनकम को हम लोग सैलरी ट्रीट करेंगे। सही है सर? चलो, अच्छा, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की रिलेशनशिप सर क्या होता है? देखो, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की जो रिलेशनशिप है वो मास्टर एंड सर्वेंट की रिलेशनशिप है। यानी कि एक पर्सन यहाँ पे डायरेक्शन देता है एंड सामने वाला जो पर्सन है उसे उस डायरेक्शन के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की रिलेशनशिप कब माना जाएगा? ए रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पे इज नोन एज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप इफ पे इज बाउंड टू वर्क एज पर द डायरेक्शन ऑफ द पेयर। अगर पेयर की डायरेक्शन के हिसाब से पे काम करता है तो उसे हम बोलेंगे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ठीक है सर? इंपोर्टेंट नोट्स में अगर बात करें तो देखो, सबसे पहले क्या सर जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप होना चाहिए ये परमानेंट होना चाहिए? आंसर इज नो। वंस एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो गया ना, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एक बार एस्टेब्लिश हो गया, द इनकम इज चार्ज टू टैक्स ऑन दैट सैलरी। It does not matter whether employee is a full time or part time or contractual employee. एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्चुअल है, एम्प्लॉय पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय फुल टाइम एम्प्लॉय है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वंस पेयर एंड पे के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ, दैट अमाउंट जो भी पेयर से अमाउंट मिल रहा है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, दूसरा एक प्रोविजन है कि अगर कोई एम्प्लॉय सैलरी अर्न करता है लेकिन बाद में उसे किसी को दे देता है, यानी कि फॉरगोइंग सैलरी है, वन सैलरी एक्रूड द सब्सिक्वेंट वेवर बाय द एम्प्लॉय डज नॉट अब्सॉल्व हिम फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स। यानी कि अगर आपने सैलरी अर्न किया, बाद में आपने उसे वेवर कर दिया, किसी और को दे दिया, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि भाई सैलरी अगर आपने अर्न किया है देन यू हैव टू पे टैक्स। उसके बाद जो पॉइंट है वो है, देखो, सरेंडर ऑफ सैलरी। अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट में अपनी सैलरी को सरेंडर कर लेते हो, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में आप अपनी सैलरी को सरेंडर कर लेते हो अंडर सरेंडर ऑफ द सैलरी एक्ट, देन उस केस में क्या होगा, आपका जो इनकम है, आपकी जो सैलरी है उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सही है सर? उसके बाद चलते, इफ एम्प्लॉयर पेड टैक्स फ्री सैलरी टू एम्प्लॉय, दैट इज टैक्स ऑन एम्प्लॉय सैलरी इज बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, देन इट इज ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ द सैलरी। अगर एम्प्लॉयर सैलरी देता है एम्प्लॉय को आफ्टर टैक्स, ओके, टैक्स पे करने के बाद एम्प्लॉयर सैलरी पे करता है, तो जितने का टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया है एम्प्लॉय के लिए उसे भी सैलरी का एक पार्ट माना जाएगा, उसे भी सैलरी में ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि अगर सैलरी एनी सैलरी रिसीव्ड बाय ए पर्सन फॉर द सर्विस ऑफ एन ऑफिशियल ऑफ एन एम्बेसी, हाई कमीशन, लिगेशन, कमीशन, कंसोलेट और एनी ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फॉरेन स्टेट और एज ए मेंबर ऑफ द स्टाफ ऑफ एनी ऑफ दिस ऑफिशियल इज एग्जेम्प्टेड। अगर कोई फॉरेन ऑफिशियल है, किसी फॉरेन एम्बेसी ऑफिस में या फिर फॉरेन ऑफिशियल फॉरेन कंसोलेट ऑफिस में काम कर रहा है और रिप्रेजेंट कर रहा है किसी दूसरे कंट्री को, तो उसकी सैलरी इंडिया में एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ठीक है सर? Any salary received by a partner from partnership firm is not taxable under their salary. It is treated as business income under that PGBP. सर एक और चीज आपको याद रखना है कि अगर पार्टनर कोई भी इनकम पार्टनरशिप फर्म से लेता है, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो सैलरी हो, उसे सैलरी हेड में ट्रीट नहीं किया जाएगा, उसे एज ए बिजनेस इनकम ट्रीट किया जाएगा और ये पीजीपीपी में टैक्सेबल होगा। ठीक है सर? Any salary received by a sole proprietor is from sole proprietorship firm is taxable under that PGBP. इनकम टैक्स में सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड सोल प्रोप्राइटर दोनों को सिंगल पर्सन कंसीडर किया गया है, इसीलिए सोल प्रोप्राइटर अगर कोई भी सैलरी ड्रॉ करता है
फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म, देन वो जो सैलरी है वो आपका पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा, ना कि सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, जैसे कि अकाउंटिंग में होता है। ठीक है, जैसे अकाउंटिंग में होता है ना, उस हिसाब से वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, वो सैलरी ट्रीट नहीं किया जाएगा, उसे बिजनेस इनकम ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, चलो सैलरी जो एमपी एंड एमएलए को मिलता है ना, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन लोगों को जो सैलरी मिलता है वो भी सैलरी हेड में नहीं आएगा, क्योंकि इनका कोई एम्प्लॉयर नहीं है, इन्हें कोई कंट्रोल नहीं करता, तो इनकी जो सैलरी है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। ठीक है, सैलरी रिसीव्ड बाय ए जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी इवन इफ दे डोंट हैव एनी एम्प्लॉयर। अच्छा, जो जज है हाई कोर्ट के एंड सुप्रीम कोर्ट के, इन्हें कोई कंट्रोल नहीं करता, इनका कोई एम्प्लॉयर नहीं है, फिर भी इनकी जो सैलरी है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। ओके, सैलरी रिसीव्ड बाय ए डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग, डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्टर होगा, सैलरी रिसीव्ड बाय ए डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग ए मीटिंग shall be taxable under that income from other sources, but salary received by a director as an employee of the company shall be taxable under that salary। देखो, डायरेक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आप लोगों को पता होगा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में भी दो टाइप के डायरेक्टर होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो सिर्फ कंपनी में अपनी एक्सपर्टाइज शेयर करते हैं और वो डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इसीलिए जो भी पेमेंट इन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मीटिंग फीस, डायरेक्टर फीस, सिटिंग फीस वगैरह, या फिर जो भी उनकी ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, फूडिंग एक्सपेंडिचर, स्टे एक्सपेंडिचर को रीएम्बर्स किया जाता है, ये सारे के सारे जो खर्चे वो आईओएफएस में आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगा। लेकिन जो कि कंपनी के कोर मैनेजमेंट है, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से होल टाइम डायरेक्टर हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, इनकी जो सैलरी है वो सैलरी हेड में आएगा, क्योंकि ये कंपनी के एम्प्लॉइज है। ठीक है, चलो उसके बाद सैलरी रिसीव्ड बाय ए फॉरेन सिटीजन इन इंडिया, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई अगर कोई फॉरेन सिटीजन देखो, अगर कोई भी सिटीजन, कोई भी फॉरेन कंट्री का सिटीजन है, द रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय ए पर्सन फॉर द सर्विस ऑफ एन ऑफिशियल ऑफ एन एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगेशन, कमीशन, कॉन्सुलेट और ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट और एज ए मेंबर ऑफ द स्टाफ ऑफ एनी ऑफ द ऑफिशियल इज एग्जेम्प्टेड। इंडिया में अगर कोई फॉरेन स्टेट का कोई ऑफिशियल है, कोई ट्रेड रिप्रेजेंटर है, कोई एम्बेसी ऑफिस में काम करता है, तो इनकी जो सैलरी है वो इंडिया में एग्जेम्प्टेड है, सब्जेक्ट टू देयर आर टू कंडीशंस। दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। दोनों कंडीशन सर क्या है? द रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल और मेंबर ऑफ द स्टाफ ऑफ रेसिडेंट इन सच फॉरेन कंट्री फॉर सिमिलर पर्पज वुड बी एग्जेम्प्टेड। भाई अगर हम आपके वालों से टैक्स नहीं ले रहे तो आपको भी हमारे वाले जो ऑफिशियल्स है उनसे भी टैक्स नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप हमारे एम्प्लॉइज के, आप हमारे ऑफिशियल्स के टैक्स एग्जेम्प्ट कर रहे हो, देन हम भी आपके टैक्स एग्जेम्प्ट करेंगे। ठीक है, द अबव मेंशन मेंबर ऑफ द स्टाफ शुड बी सब्जेक्ट टू अबव कंट्रीज रिप्रेजेंटेड एंड नॉट एंगेज्ड इन एनी बिजनेस और प्रोफेशन और द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। पहला कंडीशन है कि भाई हमारे स्टेट के, जो हमारे देश के जो लोग हैं, जो आपकी कंट्री में काम करते हैं, उनके ऊपर आप टैक्स नहीं लोगे तो हम आपकी वालों से टैक्स नहीं लेंगे। और दूसरा है कि जो भी ये एम्बेसी, कमीशन, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन के एम्प्लॉइज है, ये इंडिया में किसी अदर बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है देन इनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जो भी सैलरी इन्हें मिलता है अपनी कंट्री से, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय द सर्विस रेंडर इन इंडिया एज एन एम्प्लॉय ऑफ द फॉरेन एंटरप्राइज। अगर कोई फॉरेन कंपनी का फॉरेन एंटरप्राइज का एम्प्लॉय इंडिया में सैलरी रिसीव करता है तो क्या सर वो सैलरी टैक्सेबल होगा? तो इसके लिए पॉइंट क्या है? रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय ए फॉरेन नेशनल एज एन एम्प्लॉय ऑफ द फॉरेन एंटरप्राइज फॉर सर्विस रेंडर बाय हिम ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अगर कोई फॉरेन एम्प्लॉय इंडिया में आया है, इंडिया के स्टे के टाइम पे उसने सैलरी रिसीव किया है फॉर सर्विस रेंडर टू हिज कंपनी, तो वो इंडिया में एग्जेम्प्टेड है, सब्जेक्ट टू देयर आर 3 कंडीशंस। ये 3 कंडीशन होना चाहिए। नंबर 1, द फॉरेन एंटरप्राइज नॉट एंगेज्ड इन एनी बिजनेस और ट्रेड इन इंडिया। फॉरेन एंटरप्राइज इंडिया में कोई भी बिजनेस या फिर ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। द एम्प्लॉय स्टे इन इंडिया डज नॉट एक्सीड 90 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एम्प्लॉय जो है वो इंडिया में 90 डेज से ज्यादा स्टे नहीं करना चाहिए। द रेम्यूनरेशन इज नॉट लायबल टू डिडक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ एम्प्लॉयर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट।
इंडिया में उसके सैलरी के ऊपर कोई टीडीएस किसी ने नहीं काटा है। पहला कंडीशन ये है कि भाई उस कंपनी का इंडिया में कोई बिजनेस या फिर ट्रेड कनेक्शन नहीं है। दूसरा है कि वो एम्प्लॉय इंडिया में 90 डेज से ज्यादा दिन इंडिया में स्टे नहीं किया है। और तीसरा जो कंडीशन है वो ये है कि भाई इंडिया में उसकी सैलरी के ऊपर किसी ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, क्योंकि अगर किसी ने उसे एक्सपेंडिचर बुक किया होगा तो वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। अगर टीडीएस डिडक्ट करेगा तो वो इंडिया की इनकम माना जाएगा। अगर इंडिया में उसकी सैलरी में टीडीएस नहीं कटा है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो उस सैलरी इंडिया में उसकी सैलरी इंडिया में एग्जेम्प्टेड है। ठीक है सर, चलो उसके बाद हम लोग सर बात करते हैं सैलरी रिसीव्ड बाय ए नॉन सिटीजन नॉन रेसिडेंट फॉर सर्विस रेंडर इन कनेक्शन विथ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फॉरेनशिप। अगर कोई पर्सन, कोई नॉन इंडियन, कोई नॉन रेसिडेंट है, नॉन सिटीजन है, फॉरेनशिप में काम करता है तो उसकी जो सैलरी है वो भी इंडिया में एग्जेम्प्टेड है अगर वो इंडिया में 90 डेज से कम रुका हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई रेम्यूनरेशन मिला है कोई फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, अगर कोई रेम्यूनरेशन मिला है कोई फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया फॉर एनी स्पेसिफिक ट्रेनिंग। सपोज मान लीजिए कि कुछ फॉरेन एम्प्लॉयज के साथ या फिर किसी फॉरेन स्टेट के साथ इंडिया गवर्नमेंट ट्रेनिंग कर रहा है, वो मिलिट्री ट्रेनिंग हो सकता है, वो कोई सोशल एक्सपेरिमेंट हो सकता है, वो कोई बिजनेस ट्रेनिंग हो सकता है, किसी भी टाइप का ट्रेनिंग हो सकता है। एंड ड्यूरिंग दैट ट्रेनिंग जो फॉरेन एम्प्लॉयज है वो इंडिया में स्टे कर रहे हैं और उन्हें कुछ सैलरी मिल रहा है, देन दैट सैलरी इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। लेकिन कुछ कंडीशन होना चाहिए। चलो देखो, remuneration received by the foreign government employee during the training in India is exempted from tax if such remuneration is received in connection with their training in any establishment or official office of or any of the undertaking owned by the central government। अगर कोई भी ट्रेनिंग हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसे गवर्नमेंट ओन करता है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में हो रहा है, एनी कंपनी होली ओन्ड और होली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी जॉइंट वेंचर ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर कोई कंपनी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट फुल्ली ओन करता है या फिर गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है, उस कंपनी में ट्रेनिंग हो रहा है, या फिर एनी कंपनी व्हिच इज सब्सिडियरी ऑफ द कंपनी मेंशन्ड इन पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी में जो कंपनी है गवर्नमेंट की कोई होली ओन सब्सिडियरी है या फिर गवर्नमेंट का कोई जॉइंट वेंचर वाला कंपनी है तो उसका अगर कोई सब्सिडियरी है तो उससे भी ट्रीट किया जाएगा गवर्नमेंट कंपनी में, और उसमें भी अगर ट्रेनिंग हो रहा है तो भी एग्जेम्पशन है। एनी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जैसे आईसीआई है, आईसीएमआई है, जैसे आरबीआई है, सेबी है, अगर ये लोग कुछ ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो भी एग्जेम्प्टेड है। एनी सोसाइटी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एंड फाइनेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे उड़ीसा में ओमफेड है, जैसे आपकी कर्नाटक में नंदिनी एक है, मतलब मिल्क फेडरेशन वगैरह है, बिहार मिल्क फेडरेशन है, अमूल जो है, इनमें अगर गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर ट्रेनिंग चल रहा है तो उस केस में भी क्या होगा, इन जगहों से अगर उस ट्रेनिंग के दौरान कोई भी सैलरी मिला है फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को तो वो सैलरी इंडिया में एग्जेम्प्टेड है। ठीक है सर, चलो उसके बाद सर आ जाता है चार्जिंग सेक्शन अंडर द हेड सैलरी। सर सैलरी में चार्जिंग सेक्शन का क्या फंडा है, देखो सैलरी का जो चार्जिंग सेक्शन है वो है सेक्शन 15 और सेक्शन 15 क्या बोलता है, सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसिप्ट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसिप्ट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। तो सैलरी सर कैसे टैक्सेबल होगा, ड्यू और रिसिप्ट जो सबसे पहले होगा उस बेसिस पे वो टैक्सेबल हो जाएगा। इस बेसिस पे हमारे 3 टाइप के सैलरी है। पहला सैलरी है सर एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी का मतलब है आपने काम नहीं किया है लेकिन आपने एम्प्लॉयर से पहले सैलरी ले लिया है। अब ये एडवांस सैलरी क्योंकि आपने सबसे पहले रिसीव कर लिया है बिफोर इट्स बिकम ड्यू, तो ये रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब सर क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब है कि आपने काम किया है लेकिन अभी एम्प्लॉयर ने पैसा आपको नहीं दिया है तो सैलरी आपका ड्यू है, तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल होगा। और एरियर सैलरी का मतलब सर क्या है, एरियर ऑफ सैलरी का मतलब है बहुत ही सिंपल, देखो एरियर ऑफ सैलरी है कि भाई अगर आपकी सैलरी रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ा है, आपकी पीएफ का आपका कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था, एम्प्लॉयर आपका पीएफ डिडक्ट नहीं कर रहा था, बाद में उसने पीएफ डिडक्ट किया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सैलरी रेट्रोस्पेक्टिवली पिछले साल से इंक्रीज होता हुआ आया है, तो उस केस में क्या होगा, जो एरियर सैलरी है वो एरियर सैलरी हमेशा रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होगा अगर ये ड्यू बेसिस पे पहले टैक्सेबल नहीं हुआ है। अगर ये ड्यू बेसिस पे जिस ईयर का ये सैलरी था उस ईयर में टैक्सेबल हो चुका है तो एरियर बेसिस पे ये टैक्सेबल नहीं, मतलब रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर ये ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं हुआ है जिस ईयर को ये बिलोंग करता है तो उस केस में क्या हो जाएगा सर, ये रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होगा। एक चीज आपको याद रखना है कि सर एडवांस सैलरी इज फुल्ली टैक्सेबल, व्हेयरएज एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज नॉट टैक्सेबल।
एडवांस सैलरी इज फुल्ली टैक्सेबल, एडवांस सैलरी इज फुल्ली टैक्सेबल, whereas advance against salary is not taxable, सही है सर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी में सर सबसे पहला कंपोनेंट क्या आता है, दैट इज योर बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी से क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसी को ही बेस लिया जाता है, इसी के बेसिस पे आपकी बाकी जो सैलरी के कंपोनेंट्स है उसे डिसाइड किया जाता है। बेसिक सैलरी इज द मेन पोर्शन ऑफ योर सैलरी एंड इट इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सैलरी के हेड में ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। इसे बेसिक पे भी बोला जाता है, बेसिक सैलरी भी बोला जाता है, दोनों ही केस में ये फुल्ली टैक्सेबल है। कुछ गवर्नमेंट कंपनीज में पे स्केल सिस्टम भी चलता है, उस केस में आपको बेसिक सैलरी सेपरेटली निकालना पड़ता है हर साल। ओके, फीस की बात करें तो फीस का मतलब क्या है, फीस मतलब एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा इनकम है अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी। सैलरी के अलावा अगर आपने एम्प्लॉयर को कोई और सर्विसेज प्रोवाइड किया है और उसकी वजह से अगर एम्प्लॉयर ने कुछ आपको पेमेंट किया तो उसे हम बोलेंगे फीस। और ये फीस चाहे जो भी हो, ये भी इनकम टैक्स में पूरी तरह से टैक्सेबल है, तो इट्स फुल्ली चार्जेबल टू टैक्स। सो बेसिक सैलरी जो कि सैलरी का मेन कंपोनेंट है वो फुल्ली टैक्सेबल है अंडर दैट सैलरी। जो फीस है वो भी फुल्ली टैक्सेबल है अंडर दैट सैलरी। उसके बाद बात करते हैं डियरनेस अलाउंसेस। इसे बोला जाता है डियरनेस अलाउंसेस और डियरनेस पे। डियरनेस अलाउंसेस का मतलब क्या है कि इससे बोला जाता है इन्फ्लेक्शनरी अलाउंसेस। एम्प्लॉयर का जो सैलरी है वो इतना कम है, वो कम होता है, वो सफिशिएंट नहीं होता है टू मीट द बर्डन ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर एम्प्लॉयर आपको कुछ पेमेंट कर रहा है अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक सैलरी, अपार्ट फ्रॉम योर फी, टू मेंटेन द बर्डन, टू बियर द बर्डन ऑफ इन्फ्लेशन, तो उसे बोला जाता है डियरनेस अलाउंसेस और इन्फ्लेशनरी अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस सर जो भी मिला ये फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा सर कि ये जो डियरनेस अलाउंसेस होता है ना, 3 टाइप के हो सकते हैं। डियरनेस अलाउंसेस 3 टाइप के हो सकते हैं और ये 3 टाइप के क्या है, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। इसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं अपने क्वेश्चन में डीए इफ। ओके, तो डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी का मतलब क्या है सर, इस डीए को जब आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स कैलकुलेशन करोगे तो इस डीए को आपको बेसिक सैलरी के साथ लेना है फॉर कंप्यूटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स। सो डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी का मतलब क्या है कि भाई ये जो डियरनेस अलाउंसेस है इससे आप कंसीडर करोगे व्हाइल कैलकुलेटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स कैलकुलेशन के टाइम पे आप इसे कंसीडर करोगे, ठीक है। डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी का मतलब क्या है, डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। इसका मतलब है कि भाई आप जब रिटायरमेंट बेनिफिट कंप्यूटेशन करोगे तो उस टाइम पे आपको डीए नहीं लेना है फॉर कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ओके सर, अगर क्वेश्चन में डीए इफ दिया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन में डीए नॉट इफ दिया हुआ है तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर सर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ डीए लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, देखो मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीए एग्जाम तो उसे आपको एज्यूम करना है डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। लेकिन सर अगर आप सीएमए का एग्जाम दे रहा हो, सीएमए के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, तो उस केस में आपको लेना पड़ेगा डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। तो अगर आप सीएमए के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो आपको लेना पड़ेगा डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपकी इंस्टीट्यूट ये डीए फॉर्मिंग पार्ट ही लेता है। और अगर आप सीए की तरह सीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको नॉट इफ लेना है, लेकिन आप कोई भी चीज ले सकते हो, डीए इफ ले सकते हो, डीए नॉट इफ लिख सकते हो। आंसर में बस जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो नीचे आपको क्या करना है, नोट लिख लेना है, एज्यूमिंग डीए फॉर्मिंग और नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। दोनों ही केस में आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। उसके बाद सर हम लोग बात करेंगे कमीशन। कमीशन की अगर हम बात करें तो कमीशन चाहे ऑन सेल्स हो चाहे ऑन प्रॉफिट हो, दीज आर फुल्ली टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ओके, सैलरी के हेड में ये पूरी तरह से टैक्सेबल है। अगर सर हम लोग बोनस की बात करें तो बोनस में भी 2 टाइप के बोनस है, कॉन्ट्रैक्चुअल बोनस है एंड वॉल्यूंटरी बोनस है, और दोनों ही बोनस पूरी तरह से टैक्सेबल है, ठीक है सर। चलो अब हम लोग बात करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में। सो पहला रिटायरमेंट बेनिफिट जो आपका आ जाएगा वो आएगा ग्रेचुइटी। सर ग्रेचुइटी क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखो ग्रेचुइटी एक
लमसम अमाउंट है जो कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है फॉर हिज लॉन्ग लॉयल सर्विस। अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में बहुत दिनों तक सर्विस प्रोवाइड करता है, जब वो रिटायर्ड होता है ना, सैलरी तो उसे मिलेगा ही मिलेगा भाई, लेकिन उसके साथ साथ उसकी लॉन्ग लॉयल सर्विस के लिए एम्प्लॉयर या फिर कंपनी उसे एक लमसम अमाउंट पे करता है, एंड इस लमसम अमाउंट को हम लोग बोलते हैं ग्रेचुइटी। ठीक है, अब ग्रेचुइटी का टैक्सेशन सर कैसे होगा? देखो, ग्रेचुइटी को सैलरी का एक पार्ट लिया जाता है क्योंकि एम्प्लॉयर से मिला है और ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मिला है तो उसे सैलरी में ट्रीट किया जाएगा। ग्रेचुइटी आप क्या कर सकते हो? ड्यूरिंग द सर्विस भी रिसीव कर सकते हो, आफ्टर रिटायरमेंट भी रिसीव कर सकते हो। सर ड्यूरिंग द सर्विस हम लोग ग्रेचुइटी को कैसे रिसीव कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। कभी कभी एम्प्लॉय को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होता है, उस केस में एम्प्लॉय के पास अगर कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो वो अपनी जो ग्रेचुइटी अमाउंट है उससे वो पैसा विड्रॉ कर सकता है और अपने लिए यूज कर सकता है। इसमें बाद में आपको वो ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा जब आप रिटायर्ड हो जाओगे। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजन किया है कि अगर कोई एम्प्लॉय ड्यूरिंग हिज सर्विस के टाइम पे अगर कोई एम्प्लॉय ग्रेचुइटी रिसीव्ड करता है, दैट अमाउंट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर ग्रेचुइटी रिसीव्ड होता है ड्यूरिंग द सर्विस, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। लेकिन सर अगर ग्रेचुइटी रिसीव्ड होता है आफ्टर रिटायरमेंट और आफ्टर डेथ, अगर ग्रेचुइटी आफ्टर रिटायरमेंट और आफ्टर डेथ रिसीव होता है तो दो टाइप के एम्प्लॉइज यहाँ पे हम लेंगे, एक है आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और एक है आपके अदर एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की केस में ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, जितना भी ग्रेचुइटी मिले 10 लाख 15 लाख 20 लाख 2 करोड़ 4 करोड़ जो भी मिले वो पूरी तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एग्जेम्प्टेड है। प्राइवेट एम्प्लॉइज की अगर हम बात करें तो दो टाइप के एम्प्लॉइज है यहाँ पे, एक है एम्प्लॉय कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट और एक है एम्प्लॉय नॉट कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। एक है एम्प्लॉय कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट और एक है एम्प्लॉय नॉट कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। सर अगर एम्प्लॉय कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है तो उस केस में सर क्या करेंगे? देखो, जितना भी ग्रेचुइटी एम्प्लॉय को मिला है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 विल बी एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1010I। सेक्शन 1010I में इन तीनों में से जो भी लोअर होगा दैट विल बी एग्जेम्प्टेड। नंबर 1, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड। नंबर 2, स्टैट्यूटरी लिमिट मैक्सिमम 20 lakhs। नंबर 3, ग्रेचुइटी एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। और पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट हम कैसे निकालेंगे? 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी लास्ट ड्रॉन। ठीक है, इन तीनों में से सर जो भी लोअर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। नंबर 1, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। नंबर 2, स्टैट्यूटरी लिमिट 20 lakhs। नंबर 3, 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ। सर तीनों में से जो भी लोअर होगा वो होगा आपका एग्जेम्प्टेड ग्रेचुइटी। ठीक है, तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी से आप तीनों में से जो भी लोअर होगा वो माइनस कर लेंगे, द रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल ग्रेचुइटी। इसमें कुछ कंडीशन है। नंबर 1 कि सर ये जो कंप्लीटेड ईयर है, अगर इसमें कोई फ्रैक्शन मंथ है जैसे कि 15 ईयर 7 मंथ, तो इस केस में क्या करेंगे? देखो बहुत ही सिंपल है, यहां पे गवर्नमेंट बोल रहा है, इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं कि अगर फ्रैक्शन ईयर है इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ है तो उसे एक पूरा ईयर आप कंसीडर करोगे, फुल ईयर कंसीडर करोगे। लेकिन अगर वो 6 मंथ या फिर 6 मंथ से कम है तो उसे इग्नोर करोगे। तो 15 ईयर 7 मंथ अगर है तो इसे हम लोग 16 कवर करेंगे, 16 ईयर्स। लेकिन अगर 15 ईयर 6 मंथ है या फिर आपका 15 ईयर 5 मंथ है तो इस केस में हम क्या करेंगे? इसे इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ 15 ईयर्स ही लेंगे। सही है सर? चलो, अच्छा, सैलरी का मतलब सर क्या है? सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए लास्ट ड्रॉन। देखो यहाँ पे इफ वगैरह कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब चाहे डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी हो चाहे डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी हो, दोनों ही केस में आपको डीए ले लेना है फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेचुइटी। ओके, तो सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक सैलरी प्लस डीए लास्ट ड्रॉन। रिटायर्ड होने से पहले, एम्प्लॉय रिटायर्ड होने से पहले जो भी उसका डीए था, जो भी उसका सैलरी था, बेसिक सैलरी एंड डीए, वो आपको ग्रेचुइटी कैलकुलेशन में ले लेना है। एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है, इफ एसएससी इज ए एम्प्लॉय ऑफ द सीजनल एस्टेब्लिशमेंट, तो जो 15/26 है ना, उसकी जगह पे आपको 7/26 लेना है। इंस्टेड ऑफ 15/26 यू हैव टू टेक 7/26। एंड अगर एसएससी एक पीस रेटेड एम्प्लॉय एक पीस रेटेड एम्प्लॉय है तो उस केस में आपको जो सैलरी है
3 महीने का एवरेज लेना है, एवरेज 3 मंथ्स की सैलरी आपको लेना पड़ेगा। सही है सर। चलो सर, अगर ग्रेचुइटी नॉट कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है तो इसकी केस में भी वही है कि एक्चुअल अमाउंट जो ग्रेचुइटी रिसीव हुआ है उसमें से आप माइनस करोगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3, तीनों में से जो भी लोअर होगा वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी से आप माइनस करोगे। नंबर 1 इज योर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, नंबर 2 इज योर स्टैट्यूटरी अमाउंट ऑफ 20 lakhs, नंबर 3 क्या बोल रहा है, हाफ इंटू कंप्लीटेड ईयर, वहां पे 15/26 था, यहाँ पे 1/2 है, हाफ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। सर व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज सैलरी? देखो एवरेज सैलरी का मतलब बहुत ही सिंपल है, लास्ट 10 महीने का, जिस महीने में एम्प्लॉय रिटायर्ड हो रहा है, सपोज एम्प्लॉय रिटायर्ड हो रहा है 15 दिसंबर में, तो आपको नवंबर से लेके बैकवर्ड कैलकुलेशन करना है अप टू फरवरी। ठीक है, नवंबर से लेके फरवरी तक आपको कैलकुलेशन करना है। 10 महीने का बेसिक सैलरी प्लस डीए, इफ डीए फॉर्मिंग पार्ट, यहाँ पे इफ दिया हुआ है तो सैलरी में क्या आ जाएगा, बेसिक सैलरी, उसके बाद आपका आ जाएगा डीए इफ, उसके बाद आपका आ जाएगा कमीशन एज ए परसेंटेज, कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो सर सैलरी में क्या आ जाएगा, बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ओके, तो देखो बहुत ही सिंपल है, अगर एम्प्लॉय नॉट कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है तो आपको क्या लेना है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड माइनस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3, इन तीनों में से जो भी लोअर होगा दैट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, नंबर 2 स्टैट्यूटरी लिमिट 20 lakhs, नंबर 3 हाफ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। फॉर कैलकुलेटिंग कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस इग्नोर फ्रैक्शन। एवरेज सैलरी का मतलब क्या है, लास्ट 10 मंथ्स बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर डिवाइडेड बाय 10। तो सर हम लोग ग्रेचुइटी के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट आप लोगों के लिए बनाया है। देखो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुइटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2026-2027। अमाउंट ऑफ द ग्रेचुइटी रिसीव्ड आपने ले लिया, लेस किया, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(10). एक्चुअल अमाउंट मैक्सिमम 20 लाख रुपीज, मैक्सिमम 20 लाख रुपीज। उसके बाद आप लोगों का क्या है, 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ। ठीक है, ये आपका आ जाएगा ग्रेचुइटी। सैलरी का मतलब क्या है, फॉर कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट बेसिक सैलरी प्लस डीए लास्ट ड्रॉ। ठीक है, चलो ग्रेचुइटी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आप लोगों को याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट चीजें क्या है सर, चलिए देखते हैं नोट्स वाइज, 1 मिनट। तो इंपॉर्टेंट नोट में आपको क्या याद रखना है, देखो पहला चीज आपको ये याद रखना है कि अगर एम्प्लॉय मोर देन 1 एम्प्लॉयर से ग्रेचुइटी रिसीव करता है एट द सेम टाइम, अगर एम्प्लॉय एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के पास काम करता था और ग्रेचुइटी पर मोर देन 1 एम्प्लॉयर रिसीव कर रहा है, देन जो टोटल उसे लाइफ टाइम में वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 20 लाख का। 20 लाख से ज्यादा का एग्जेम्पशन उसे नहीं मिलेगा प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए। दूसरा जो चीज आपको याद रखना वो ये याद रखना है कि अगर एम्प्लॉय ने ऑलरेडी ग्रेचुइटी का एग्जेम्पशन ले लिया है, किसी एम्प्लॉयर के पास वो काम करता था, उससे वो ग्रेचुइटी का एग्जेम्पशन ऑलरेडी पार्शियली ले चुका है। सपोज पहले के एम्प्लॉयर के पास काम करता था, वहां से एम्प्लॉय ने 10 लाख का ग्रेचुइटी का एग्जेम्पशन ले चुका है, तो अब जब सेकेंड एम्प्लॉयर के पास उसकी ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन होगा तो उसका जो स्टैट्यूटरी लिमिट है वो अब 20 लाख नहीं रहेगा, वो अब 10 लाख हो जाएगा। जो ऑलरेडी एग्जेम्पशन उसने लिया है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर और लीगल हेयर ऑफ द एम्प्लॉय आफ्टर हिज डेथ इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। अगर एम्प्लॉय के डेथ के बाद ग्रेचुइटी उसकी लीगल हेयर्स वगैरह या फिर फैमिली मेंबर रिसीव करते तो वो पूरी तरह से टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। तो 3 चीज आपको याद रखना है। नंबर 1, अगर मोर देन 1 एम्प्लॉयर से भी वो ग्रेचुइटी रिसीव करता है लेकिन मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना मिलेगा पूरे साल में, पूरे लाइफ टाइम में 20 लाख का। अगर ऑलरेडी वो एग्जेम्पशन ले चुका है तो जब सेकंड एम्प्लॉयर के पास में या फिर थर्ड एम्प्लॉयर के केस में उसकी ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन होगा, जो ऑलरेडी उसने एग्जेम्पशन ले चुका है वो आप माइनस कर लेना। ठीक है, चलो। और एक और चीज आप लोगों को याद रखना है कि अगर ग्रेचुइटी फैमिली मेंबर्स ने रिसीव किया है तो उस केस में आफ्टर डेथ ग्रेचुइटी फैमिली मेंबर्स या फिर लीगल हायर्स रिसीव कर रहे हैं तो उस केस में वो ग्रेचुइटी पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। चलो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारी जो नेक्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट है उसके बारे में, दैट इज योर पेंशन। देखो पेंशन जो है वो एक दूसरा रिटायरमेंट बेनिफिट है। पेंशन का मतलब क्या है कि पीरियडिकल पेमेंट फ्रॉम योर फॉर्मर एम्प्लॉयर। नॉर्मली पेंशन आपकी फॉर्मर एम्प्लॉयर से आपको मिलता है, एक बार आप रिटायर्ड हो गए उसके बाद आपको पेंशन मिलता है। देखो पेंशन भी 2 तरह की हो सकता है, पेंशन 2 टाइप के हो सकता है। एक तो पेंशन आफ्टर डेथ मिल सकता है, पेंशन डेथ के बाद अगर मिल रहा है तो इसे फैमिली पेंशन बोला जाएगा, और ये
आईओएफएस में टैक्सेबल होगा, सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। इफ पेंशन इज रिसीव्ड आफ्टर डेथ ऑफ द एम्प्लॉय बाय देयर फैमिली मेंबर, बाय द फैमिली मेंबर ऑफ एम्प्लॉय और लीगल हेयर, तो वो आईओएफएस में टैक्सेबल होगा। अगर आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन मिल रहा है तो दो टाइप के पेंशन है, एक है आपका मंथली पेंशन और रिकरिंग पेंशन, और एक है आपका जिसे कि आपका अनकम्यूटेड पेंशन भी बोला जाता है। एक है मंथली पेंशन और रिकरिंग पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन, ये पूरी तरह से टैक्सेबल है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो। जो पेंशन मंथली मिलता है वो पूरी तरह से टैक्सेबल है। लेकिन अगर पेंशन आप एट ए टाइम रिसीव करते हो ड्यू टू एनी रीजन, अगर एम्प्लॉय अपना पेंशन को कम्यूट कर लेता है, लमसम अमाउंट में रिसीव कर लेता है, तो उस केस में दो टाइप के एम्प्लॉय है, एक है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक है प्राइवेट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है अगर वो कम्यूटेड पेंशन रिसीव करता है। एंड जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में और अदर एम्प्लॉयज के केस में दो टाइप के एम्प्लॉय आ जाएंगे। नंबर 1, एम्प्लॉय रिसीव्ड ग्रेचुइटी, जो एम्प्लॉय ने ग्रेचुइटी रिसीव किया है उसके लिए टैक्स का ट्रीटमेंट अलग होगा, और जो एम्प्लॉय ने ग्रेचुइटी रिसीव नहीं किया उसके लिए क्या होगा, अलग होगा। देखो दोबारा बात करते हैं सर, पेंशन के केस में क्या होगा, रिसीव्ड आफ्टर डेथ टैक्सेबल अंडर दैट आईओएफएस, रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट तो दो टाइप के एम्प्लॉय, दो टाइप का पेंशन होगा, अनकम्यूटेड पेंशन या फिर मंथली पेंशन फुल्ली टैक्सेबल, कम्यूटेड पेंशन और लमसम पेंशन दो टाइप के एम्प्लॉइज है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए नॉट टैक्सेबल, प्राइवेट एम्प्लॉइज के लिए यहाँ पे क्या होगा, दो टाइप के एम्प्लॉइज होंगे, इफ द एम्प्लॉय रिसीव्ड ग्रेचुइटी और एक होगा इफ द एम्प्लॉय नॉट रिसीव्ड ग्रेचुइटी। सर अगर एम्प्लॉय ग्रेचुइटी रिसीव कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, एक्चुअल माइनस 1/3 ऑफ द पेंशन, एक्चुअल माइनस 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन। सर ये टोटल पेंशन कैसे आएगा, टोटल पेंशन निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल पेंशन इक्वल टू कम्यूटेड पेंशन, टोटल पेंशन इक्वल टू कम्यूटेड पेंशन डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन, परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन। ठीक है, अनकम्यूटेड पेंशन कम्यूटेड पेंशन डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन, जितना कम्यूटेड पेंशन एम्प्लॉयर ने रिसीव किया है डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन। और ये एक्चुअल पेंशन का मतलब क्या है, एक्चुअल पेंशन इक्वल टू कम्यूटेड पेंशन, एक्चुअल पेंशन इक्वल टू क्या है, कम्यूटेड पेंशन। एक्चुअल पेंशन का मतलब क्या है सर, कम्यूटेड पेंशन है। एक्चुअल पेंशन का मतलब क्या है सर, कम्यूटेड पेंशन है। सही है, क्लियर। एक्चुअल पेंशन का मतलब क्या है, कम्यूटेड पेंशन है। तो अगर एम्प्लॉय ने ग्रेचुइटी रिसीव किया है तो एक्चुअल पेंशन और कम्यूटेड पेंशन माइनस 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन, एक्चुअल पेंशन माइनस 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन, ये जो अमाउंट है ये टैक्सेबल हो जाएगा। यानी कि ये जो अमाउंट है 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। कम्यूटेड पेंशन माइनस 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन, ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय ने ग्रेचुइटी रिसीव्ड नहीं किया है, देखो यहाँ पे कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट और नॉट कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, इसकी पॉइंट ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक बार चेक करना है कि वेदर एम्प्लॉय रिसीव द ग्रेचुइटी और नॉट रिसीव द ग्रेचुइटी। अगर एम्प्लॉय ने ग्रेचुइटी रिसीव्ड किया है तो उस केस में क्या होगा, एक्चुअल पेंशन माइनस 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन, और एक्चुअल पेंशन का मतलब क्या है, कम्यूटेड पेंशन। अगर एम्प्लॉय ने ग्रेचुइटी रिसीव नहीं किया है, एक्चुअल माइनस हाफ ऑफ द टोटल पेंशन। ठीक है, एक्चुअल माइनस हाफ ऑफ द टोटल पेंशन, ये आपका हो जाएगा टैक्सेबल। ठीक है, चलो पेंशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखना है वो ये है। पेंशन में क्या क्या सर इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को याद रखना है, देखो exemption under section 1010 1010A, exemption under section 1010A is available under both the tax regime, न्यू टैक्स हो चाहे ओल्ड टैक्स हो, चाहे 115 BSE हो या फिर ओल्ड टैक्स हो, दोनों ही केस में आपका क्या है, पेंशन का एग्जेम्पशन आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 1010A। जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को जो भी पेंशन मिलता है ना, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। जो भी कम्यूटेड पेंशन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में नहीं आते, लेकिन फिर भी उनकी जो पेंशन है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए सिर्फ कम्यूटेड पेंशन एग्जेम्प्टेड है, उसमें जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट भी आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो फिर भी उन्हें कम्यूटेड पेंशन का एग्जेम्पशन मिलेगा। सर अगर पेंशन मिला है किसी भी पर्सन को जिसे गैलेंटरी अवार्ड मिला है, जैसे कि परमवीर चक्र मिला है, महावीर चक्र मिला है, तो उस केस में क्या होगा, उन्हें जो पेंशन मिलता है या फिर उनकी फैमिली मेंबर को जो पेंशन मिलता है दैट विल बी आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। ठीक है, गैलेंटरी अवार्ड जो होता है ना, सिविलियन अवार्ड्स में गैलेंटरी अवार्ड जो होता है, जैसे कि परमवीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया, सेना मेडल हो गया, इस टाइप के जो गैलेंटरी अवार्ड्स है
जिस भी पर्सन को मिलता है, बेसिकली ये आर्मी ऑफिसर्स एंड आपकी नेवी एयरफोर्स, ये जो ऑफिसर्स होते हैं इन्हें मिलता है। तो अगर इनको कोई भी गैलेंट्री अवार्ड मिला है तो इन्हें जो पेंशन मिलेगा वो भी एग्जेम्प्टेड है। इनके मरने के बाद इनके फैमिली मेंबर को जो पेंशन मिलेगा दैट विल बी ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। चलो उसके बाद सर हम लोग बात करेंगे लीव ट्रैवल कंसेशन। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है लीव ट्रैवल कंसेशन। चलो देखते हैं सर लीव ट्रैवल कंसेशन का मतलब क्या है। देखो एम्प्लॉयर कभी कभी आपको पेड लीव प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयर कभी कभी आपको क्या करता है, पेड लीव्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिस भी कंपनी में आप जॉब करोगे आपको पेड लीव मिलेगा। नॉर्मली 1 महीने का आपको पेड लीव मिलता है, 1 महीने में 2 दिन, ऐसे करके पूरे साल भर में आपको 30 डेज के आसपास लीव मिलता है। ठीक है, अगर आप लीव ना लेके काम कर रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा। सपोज कोई एम्प्लॉई है, वो क्या कर रहा है, वो एक कंपनी में जॉब कर रहा है, उसे वहां पे एक महीने का पेड लीव मिल रहा है, लेकिन वो एम्प्लॉई पूरे साल भर काम कर रहा है, जो छुट्टी उसे मिला है वो भी छुट्टी नहीं लेता है, वहां पे भी वो छुट्टी में भी काम करता है, पेड लीव में भी वो काम करता है। तो उस केस में वो क्या होगा, उसे ज्यादा सैलरी मिलने के लिए वो एलिजिबल है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रहा है कि आपको उसे सैलरी पेमेंट करना है। अगर इस तरह की कोई एम्प्लॉई है जो कि अपनी छुट्टी में, जो भी अपनी छुट्टी को एनकैश कर रहा है, छुट्टी नहीं लेके वहां पे भी काम कर रहा है, तो जो भी पेमेंट आप उस छुट्टी के लिए उसे करोगे उसे हम बोलेंगे लीव एनकैशमेंट। ठीक है, तो लीव एनकैशमेंट का सिंपल सा मतलब ये कि भाई कोई एम्प्लॉय अगर अपनी छुट्टी ना लेके, पेड लीव ना लेके उस पेड लीव में काम करता है तो उसे उस लीव पीरियड के लिए जो काम उसने किया उसे पैसा मिलता है, और जो पैसा मिलता है उसे बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट अगर ड्यूरिंग द सर्विस आपने रिसीव किया है, ड्यूरिंग द सर्विस अगर आपने लीव एनकैशमेंट रिसीव किया तो ये फुल्ली टैक्सेबल है। बेसिकली एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, लेकिन कुछ लोग ड्यूरिंग द सर्विस भी पैसे की जब जरूरत होता है तो इसे रिसीव करते हैं। तो अगर ड्यूरिंग द सर्विस रिसीव किया है तो ये फुल्ली टैक्सेबल है। अगर आफ्टर रिटायरमेंट, टर्मिनेशन, सुपर एनुएशन आपने रिसीव किया है, आफ्टर रिटायरमेंट हो गया, टर्मिनेशन हो गया, अगर आपने रिसीव किया तो उस केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा एंड अदर एम्प्लॉय होगा। देखो अगर ड्यूरिंग द सर्विस आपने रिसीव किया है फुल्ली टैक्सेबल, अगर आफ्टर रिटायरमेंट आपने किया है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ये पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसे ही काम चोर होते हैं तो वो छुट्टी क्या लेंगे, मतलब छुट्टी में भी क्या काम करेंगे, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। अदर एम्प्लॉइज के लिए क्या होगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 इज एग्जेम्प्टेड। अदर जितने भी एम्प्लॉइज है उनके लिए इन चारों में से जो भी लोअर होगा दैट अमाउंट इज एग्जेम्प्टेड। सर चारों में से कौन कौन है, एक है आपका एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, भाई जितना पैसा मिला है वो पूरा एग्जेम्प्ट हो सकता है अंडर सेक्शन 10(10)AA। 25 लाख रुपीज स्टैट्यूटरी लिमिट, गवर्नमेंट ने मैक्सिमम लिमिट फिक्स किया है प्राइवेट एम्प्लॉइज के लिए कि भाई आप लोगों के लिए जो लीव एनकैशमेंट का एग्जेम्पशन मिल सकता है दैट इज 25 लाख रुपीज। उसके बाद आता है 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ 10 मंथ एवरेज सैलरी। 10 महीने की सैलरी आपको लेना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी। यहाँ पे सर सैलरी का मतलब क्या है, सर सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। सर ये जो 10 महीने का सैलरी है वो हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल है, जिस दिन एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है उसकी प्रीसीडिंग डे से आपको कैलकुलेट करना है। सपोज एम्प्लॉय आपका रिटायर्ड होता है दिसंबर 2015 में, तो आपको कहाँ से रिकॉर्डिंग करना है, सॉरी 15 दिसंबर 2025 में। एम्प्लॉय सपोज आपका रिटायर्ड हो रहा है 15 दिसंबर 2025 में, तो आपको बैकवर्ड कैलकुलेशन करना है 14 दिसंबर से। दिसंबर में 14 दिन लेंगे आप, नवंबर में लेंगे, अक्टूबर में लेंगे, ऐसे करके आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जिस दिन एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है उसके प्रीसीडिंग डेट से आप लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, 30 डेज मैक्सिमम। इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको जितना भी लीव अलाउड किया है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मैक्सिमम 1 साल के लिए कितना लीव अलाउड करेंगे 30 डेज मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जितने कंप्लीटेड ईयर्स एम्प्लॉय ने काम किया है, एक कंप्लीटेड ईयर के लिए, एवरी कंप्लीटेड ईयर के लिए 30 दिन का छुट्टी आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि सर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मींस फुल्ली कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अगर कोई फ्रैक्शन वगैरह है तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो फुल्ली कंप्लीटेड ईयर 30 डेज मैक्सिमम इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस माइनस लीव अवेल्ड, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस माइनस लीव अवेल्ड इंटू एवरेज सैलरी पर डे। सो 30 डेज मैक्सिमम इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस माइनस लीव अवेल्ड इंटू एवरेज सैलरी पर डे। ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। अच्छा, एग्जेम्पशन में आपको क्या लेना है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट में आप लोगों को क्या लेना है, देखो लीव ट्रैवल एग्जेम्पशन, सॉरी लीव
इनकैशमेंट का जो एग्जाम्पशन है वो दोनों रीजन में मिलेगा, यानी कि ओल्ड टैक्स में भी मिलेगा एंड न्यू टैक्स में भी मिलेगा। सैलरी का मतलब ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, सैलरी मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। 1 month is considered as 30 days always. Completed year of service means fully completed year of service. सही है सर? चलो ठीक है सर, चलो 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 चलते। अच्छा, यहां पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैं आपको बताता हूं। where लीव सैलरी इज रिसीव्ड फ्रॉम 2 और मोर एम्प्लॉयर। भाई जहां पे लीव सैलरी 2 से 1 से ज्यादा एम्प्लॉयर, where लीव सैलरी इज रिसीव्ड फ्रॉम 2 और मोर एम्प्लॉयर, 2 या फिर 2 से ज्यादा एम्प्लॉयर से अगर लीव सैलरी आपको मिला है तो उस केस में सर क्या होगा, where लीव सैलरी इज रिसीव्ड फ्रॉम more than 2 or more than 2 employer in the same previous year, then aggregate of the amount of leave salary exempted from the tax cannot exceed 25 लाख। जो ग्रेचुइटी के केस में था बिल्कुल वही है सर। अगर लीव सैलरी 1 से ज्यादा एम्प्लॉयर से मिला है, मैक्सिमम एग्जेम्पशन लाइफ टाइम में एम्प्लॉय को कितना मिलेगा, 25 लाख का। सर अगर एम्प्लॉय ने पहले किसी एम्प्लॉयर से लीव सैलरी रिसीव किया था और उसका एग्जेम्पशन उसने ले लिया था, अब वो एक दूसरे एम्प्लॉयर से लीव सैलरी रिसीव कर रहा है, तो जो एग्जेम्पशन ऑलरेडी उसने लिया था वो 25 लाख से माइनस हो जाएगा। सपोज इससे पहले एक एम्प्लॉयर से लीव सैलरी एम्प्लॉय ने 10 लाख का ले लिया था, ठीक है, तो 25 लाख से 10 लाख अब माइनस कर लोगे, जो जितना भी रिमेनिंग अमाउंट बचा दैट विल बी योर स्टैट्यूटरी लिमिट, जो कि 15 लाख हो जाएगा जब आप न्यू एम्प्लॉयर के सैलरी कंप्यूटेशन करोगे, ठीक है। एवरेज सैलरी विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग द पीरियड फॉर 10 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये ऑलरेडी मैंने कर लिया है कि भाई जब रिटायरमेंट हुआ ना एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉय को जब जॉब से निकाला गया, तो वहां से इमीडिएटली जिस दिन उसे निकाला गया उसके पिछले दिन से हमें 10 महीने की सैलरी निकालना पड़ेगा, ठीक है सर। चलो ओके, उसके बाद सर हम लोग चलते हैं रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन में। सर रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन में क्या है, देखो बहुत ही सिंपल है रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन क्या है, जब भी किसी एम्प्लॉय को हम जॉब से निकालते हैं ना, तो कंपनी जब भी कोई पर्सन को हम जॉब से निकालते हैं, रिट्रेंच करते हैं, ले ऑफ होता है, तो कंपनी को कुछ ना कुछ या फिर एम्प्लॉयर को कुछ ना कुछ अमाउंट उसे देना पड़ता है until is get a new job, ओके। तो उस केस में क्या होगा, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन जितना भी मिला है उसका एग्जेम्पशन आपको मिल सकता है अंडर सेक्शन 10(10)(b), ओके। सर कितने का एग्जेम्पशन मिलेगा, देखो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 विल बी एग्जेम्प्टेड अंडर द सेक्शन 10(10)(b। तीनों में से जो भी लोअर होगा उसका एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। एक है सर एक्चुअल अमाउंट रिसिप्ट, जितना एक्चुअल अमाउंट मिला है। स्टैट्यूटरी लिमिट 5 लाख, 5 लाख का स्टैट्यूटरी लिमिट है यहाँ पे। जो तीसरा वाला है वो अमाउंट कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25(f) ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से जितना अमाउंट फिक्स किया जाएगा। और सर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से कौन सा अमाउंट फिक्स किया जाएगा, 15/26 इंटू एवरेज पे इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। और यहाँ पे भी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मतलब फुल्ली कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। सर व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज पे, एवरेज पे का मतलब क्या है, देखो एवरेज पे का मतलब है इन केस ऑफ मंथली पेमेंट एम्प्लॉय, इन केस ऑफ मंथली पेड वर्कमैन जो कि मंथली पेड एम्प्लॉय है, उनकी केस में 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ का एवरेज लेना है, ओके। अगर कोई मंथली पेड एम्प्लॉय है तो उसकी सैलरी का एवरेज पे कैसे निकालना है, 3 महीने का कंप्लीट जो काम किया है उसने, 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स एवरेज, ओके। सर अगर वीकली एम्प्लॉय है तो 4 कंप्लीट कैलेंडर वीक्स की आपको एवरेज लेना पड़ेगा। अगर सर डेली एम्प्लॉय है तो 12 कंप्लीट वर्किंग वीक्स का आपको एवरेज लेना पड़ेगा। सर सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ठीक है सर। अब बात करते हैं सर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ओके। वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, इसका जो सेक्शन है वो है 10(10)(c)। देखो सेक्शन 10(10)(c) में क्या कर रहा है कि अगर कोई एम्प्लॉय VRC वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में रिटायरमेंट ले लेता है तो कंपनी को उसे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। जितना भी कंपनी से वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन मिला उसमें से लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 विल बी एग्जेम्प्टेड। इन तीनों में से जो भी लोअर होगा, या फिर आप बोल सकते हो इन चारों में से जो लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कौन सा अमाउंट है सर, देखो एक्चुअल अमाउंट रिसिप्ट, स्टैट्यूटरी लिमिट 5 लाख का है, और एक है आपका अमाउंट एज पर स्कीम। अमाउंट एज पर द स्कीम में क्या है, लोअर ऑफ द फॉलोइंग 2, लोअर ऑफ द फॉलोइंग 2 में क्या है,
3 month सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और मंथ ऑफ द सैलरी फॉर बैलेंस ऑफ द सर्विस लेफ्ट। देखो बहुत ही सिंपल है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। सर जब भी कोई एम्प्लॉय अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लेता है ऑन ए स्कीम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर अगर कोई एम्प्लॉय वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले लेता है तो कंपनी उसे कुछ ना कुछ कंपनसेशन देगा, जिसे हमें बोला जाता है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। अब सर ये वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन में एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, जो भी अमाउंट मिला है उसका एग्जेम्पशन आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 1010C। 1010C में सर कितने का एग्जेम्पशन मिलेगा, देखो तीनों में से जो भी लोअर है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव सर जितना मिला है पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो सकता है। स्टैट्यूटरी लिमिट सर 5 लाख का है, और एक है आपका अमाउंट एज पर स्कीम। सर ये अमाउंट एज पर स्कीम में भी दो अमाउंट में से जो भी लोअर है वो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। एक है फॉर 3 मंथ सैलरी, 3 मंथ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। एम्प्लॉय ने जितना कंप्लीट ईयर काम किया है, एवरी कंप्लीटेड ईयर के लिए आपको 3 महीने का सैलरी देना है। और एक है कि जितना भी एम्प्लॉय का बैलेंस सर्विस लेफ्ट था, जितना भी एम्प्लॉय काम करने वाला था आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी मंथ का सैलरी पेंडिंग था, जितने भी मंथ का सर्विस पेंडिंग था, उस मंथ के लिए, उस पेंडिंग सर्विस के लिए एवरी मंथ सैलरी आपको देना पड़ेगा। दोनों में से जो लोअर आएगा दैट विल बी द अमाउंट एज पर स्कीम, और इन तीनों में से जो भी लोअर आएगा वो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 1010C। ओके सर कुछ कंडीशन है VRC का, बिल्कुल कंडीशन है कि VRC का जो कंपनसेशन है वो लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही एग्जेम्पशन मिल सकता है, उसके बाद उसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। नंबर 2 जो है वो ये है कि सर VRC वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल स्पेंड किया है और आपकी एज 40 साल से ज्यादा है। अगर 40 साल से आपका एज कम है, आपने रिटायरमेंट ले लिया, तो आपको VRC का कंपनसेशन नहीं मिलेगा, मतलब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल से कम काम किया है, दोनों में से कोई एक कंडीशन आपने सेटिस्फाई किया है, तो आपको VRC के कंपनसेशन के लिए, मतलब VRC कंपनसेशन की एग्जेम्पशन के लिए आप एलिजिबल हो। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन आपने सेटिस्फाई नहीं किया है तो आप VRC के कंपनसेशन के एलिजिबल, मतलब VRC के जो डिडक्शन है उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो 40 ईयर्स इफ एसेसिस एज इज मोर देन 40 ईयर्स तो वो एलिजिबल है। और अगर उसने एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो VRC ले रहा है उसमें अगर उसने 10 साल काम किया है मिनिमम, तो वो एलिजिबल है। चलो ओके, सैलरी का मतलब सर क्या है, सैलरी का मतलब बहुत ही सिंपल है, बेसिक सैलरी प्लस DAE प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है चलो, अब सर हम लोग बात करेंगे प्रोविडेंट फंड का। देखो बहुत ही सिंपल है प्रोविडेंट फंड, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, दिस इज मोस्ट इजीएस्ट पार्ट। ओके, प्रोविडेंट फंड हमारे नॉर्मली 4 टाइप के, ठीक है। प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों पैसा डिपॉजिट करते हैं, बाद में सारा का सारा पैसा आफ्टर रिटायरमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, ठीक है। सो प्रोविडेंट फंड्स आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स, लेकिन ये जो लास्ट वाला है इसका कोई काम नहीं है सैलरी में, सिर्फ 3 वाले ही काम नहीं। नंबर 1 स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दिस इज मेंटेन बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज है उनका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है या फिर गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होता है, GPF। स्टेट वालों में GPF बोला जाता है और सेंटर वालों में स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बोला जाता है, ठीक है। चलो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, जितना भी गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूशन किया है इस फंड को वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। एम्प्लॉय ने भाई जितना का कंट्रीब्यूशन किया है उसका डिडक्शन आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 80C, बट मैक्सिमम 1.5 लाख तक। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, बैलेंस विड्रॉल एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की अगर हम बात करें, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या है सर, देखो बहुत ही सिंपल है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसे मेंटेन करते हैं, लेकिन इसे रिकॉग्नाइज क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अप्रूवल दिया है। जितना भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा वो एग्जेम्प्टेड है अप टू 12% ऑफ द सैलरी, अप टू 12% ऑफ द सैलरी पर एनम। सैलरी के 12% तक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्टेड है, उसके बाद टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। सर अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो वहां पे भी कंडीशन है 9.5% ऑफ द सैलरी, वहां तक इंटरेस्ट अलाउड है, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सर जितना एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया है वो 80C में डिडक्शन क्लेम कर सकता है, बट मैक्सिमम अप टू कितने लाख, 1.5 लाख। जो भी इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। और अगर हम बात करें बैलेंस विड्रॉल की, उसके लिए कुछ प्रोविजंस है। देखो अगर आपने 5 साल तक काम किया है कंटिन्यूअसली और RPF को मेंटेन किया है तो आपका जो पैसा है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। इफ एन एम्प्लॉय विड्रॉ एनी अमाउंट ऑफ RPF आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, देन एनी अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम दैट फंड इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। 5 साल के बाद अगर आपने पैसा विड्रॉ किया है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है।
इफ एम्प्लॉय स्विच हिज जॉब फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन एंड बोथ द ऑर्गेनाइजेशन आर मेंटेनिंग आरपीएफ, देन हिज टोटल ईयर ऑफ सर्विस विल बी कैलकुलेटेड बाय कंबाइनिंग सर्विस ऑफ बोथ द ऑर्गेनाइजेशन। सर अगर कोई एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था वहां पे भी आरपीएफ मेंटेन होता था, और बाद में वही एम्प्लॉय किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाता है और वहां पे भी आरपीएफ मेंटेन होता है, और अकाउंट एक ही है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन में एक ही अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होता था, तो यहाँ पे जो 5 साल की सर्विस है वो दोनों की सर्विस कंबाइन करके कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सर अगर 5 साल पहले एम्प्लॉय पैसा विड्रॉ करता है ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तब भी उसे एग्जेम्पशन मिलेगा। 5 साल से पहले अगर एम्प्लॉय पैसा विड्रॉ करता है ड्यू टू इल हेल्थ, अगर इल हेल्थ के वजह से वो पैसा, मतलब तबीयत खराब है उसकी वजह से वो पैसा विड्रॉ कर रहा है, ड्यू टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एम्प्लॉइज बिजनेस, एम्प्लॉय का भाई एम्प्लॉयर का बिजनेस ही बंद हो गया तो वो पैसा विड्रॉ कर रहा है, या फिर एनी अदर रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय। देखो 3 रीजन है, इन तीनों कारण की वजह से अगर 5 साल से पहले एम्प्लॉय ने प्रोविडेंट फंड का पैसा विड्रॉ किया है तब भी उसे एग्जेम्पशन पूरा मिलेगा, कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगा। नंबर 1 ड्यू टू इल हेल्थ, नंबर 2 ड्यू टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस, एम्प्लॉयर का बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया उस वजह से हुआ है, एनी अदर कॉज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के कंट्रोल के बाहर अगर कोई रीजन है उसकी वजह से उसे पैसा विड्रॉ करना पड़ रहा है तो उस केस में भी उसे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर अगर इन सारे रीजन को छोड़ के किसी भी अदर रीजन के लिए उसने 5 साल से पहले पैसा विड्रॉ किया है तो उस केस में आरपीएफ को यूआरपीएफ की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ओके सर अब बात करते हैं यूआरपीएफ की, ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसे क्यों बोला जाता है ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड? क्योंकि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इसे अप्रूवल नहीं दिया है, जिस दिन अप्रूवल दे देंगे ये बन जाएगा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे मेंटेन कौन करेगा? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जेम्प्टेड, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जेम्प्टेड, नो डिडक्शन, आपको 80C में कोई भी डिडक्शन ना मिलेगा नहीं। अगर देखो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो एनुअल कंट्रीब्यूशन होता है ना वो एग्जेम्प्टेड है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स एनुअल कंट्रीब्यूशन वो भी पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो एम्प्लॉय को यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन ये भी पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। अगर नोट की बात करें तो देखो एक्यूमुलेटेड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का जो एक्यूमुलेटेड टोटल कंट्रीब्यूशन है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी हेड में, पूरे साल भर तक आपने जितना पैसा रखा है अप टू रिटायरमेंट वो पूरा का पूरा अमाउंट आपका सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दैट विल बी आल्सो टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी। एक्यूमुलेटेड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ये टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इस पर टैक्स लग चुका होगा, क्योंकि आपको तो डिडक्शन नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है एज ए एम्प्लॉय वो ऑलरेडी टैक्सेबल अमाउंट से आपने किया है, तो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एक्यूमुलेटेड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, देखो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फुल्ली टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन ये भी पूरी तरह से सैलरी के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ये टैक्सेबल नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन एक्यूमुलेटेड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ये भी पूरी तरह से आईओएफएस में टैक्सेबल हो जाएगा। सो एम्प्लॉयर का जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, और एम्प्लॉय का जो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा आपका आईओएफएस में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है सर, चलो सही है सर। चलिए अब चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के बारे में। देखो एनपीएस के बारे में बहुत ही सिंपल सा चीज है कि अगर एम्प्लॉयर ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है टू एनपीएस, अगर एम्प्लॉयर ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम, तो पहले आप लोगों को क्या करना है, उससे आज ए परक्यूजेट आपको सैलरी में ऐड कर लेना है। सबसे पहला जो स्टेप आप लोगों को करना है वो होगा सैलरी में इसे ऐड कर लीजिए। उसके बाद जो भी एलिजिबल एम्प्लॉय है उन्हें डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80CCD2। देखो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले दो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस फर्स्ट इंक्लूडेड इन द सैलरी, सैलरी में सबसे पहले सर ये इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयर इज एलिजिबल, एम्प्लॉयर नहीं एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD2 टू द एक्सटेंड ऑफ 10% ऑफ द सैलरी। देखो एम्प्लॉय पहले आपको क्या करना है, एम्प्लॉयर ने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है उसे ऐड कर लीजिए अंडर दैट सैलरी एज ए परक्यूजेट। उसके बाद नीचे सैलरी कंप्यूटेशन होने के बाद जब टोटल इनकम की बारी आएगा, टोटल इनकम से ग्रॉस टोटल इनकम से आपको माइनस करना है क्या, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD2, 80CCD1 फॉर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, 80CCD2 फॉर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन।
सो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में आपको कितना डिडक्शन मिलेगा सर? एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने जितना एक्चुअल कंट्रीब्यूशन किया है, और 10% ऑफ द सैलरी व्हिच एवर इज लोअर। ओके, 10% ऑफ द सैलरी और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन व्हिच एवर इज लोअर। सर सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या है? सैलरी का मतलब सिंपल है, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। एक चीज और आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कितना परसेंट मिलेगा? 14% मिलेगा। प्राइवेट एम्प्लॉइज के लिए 10% ऑफ द सैलरी और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन व्हिच एवर इज लोअर। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एक्चुअल सैलरी मतलब 12 एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 12% ऑफ द 12% सॉरी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 14% ऑफ द सैलरी व्हिच एवर इज लोअर। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 14%, प्राइवेट एम्प्लॉइज के लिए 10%। सर अगर गवर्नमेंट कुछ कंट्रीब्यूशन करता है तो अग्निवीर कॉर्पस फंड, देखो अग्निवीर स्कीम आप लोगों को पता है, अग्निवीर स्कीम में एक फंड मेंटेन होता था जिसका नाम है अग्निवीर कॉर्पस फंड। अग्निवीर कॉर्पस फंड में दोनों लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं। इट्स जस्ट लाइक योर प्रोविडेंट फंड। ओके, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा डालता है और आपका जो अग्निवीर है, जो एक्चुअल सोल्जर है, वो भी पैसा डालता है। ठीक है, दोनों का पैसा डिपॉजिट होता है। तो एम्प्लॉयर मतलब गवर्नमेंट ने जो पैसा डाला है वो इनिशियली आपको क्या करना है? सैलरी में ऐड करना है। उसके बाद उसका डिडक्शन आपको मिलेगा 80 CCH में, आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा 80 CCH में। ठीक है, और ये दोनों स्कीम में मिलेगा, ओल्ड स्कीम में भी मिलेगा एंड न्यू स्कीम में भी मिलेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में भी मिलेगा, न्यू टैक्स रिजीम यानी कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में भी आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। सेम विथ आपका जो 80 CCD2 है, 80 CCD2 का भी जो डिडक्शन है वो भी आपको क्या होगा? दोनों ही स्कीम के अंदर मिलेगा, यानी कि ओल्ड स्कीम में भी मिलेगा एंड आपको डिफॉल्ट स्कीम में भी इसका डिडक्शन मिल जाएगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि पहले सैलरी में ऐड करना है, उसके बाद उसे माइनस करना है। ठीक है, चलो उसके बाद सर हम लोग चलते हैं अलाउंसेस की तरफ। सर अलाउंसेस में क्या है? देखो बहुत ही सिंपल है। अलाउंसेस मतलब मॉनिटरी बेनिफिट्स। अलाउंसेस का मतलब क्या है? अलाउंसेस आर मॉनिटरी पेमेंट्स, अलाउंसेस आर मॉनिटरी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर मीटिंग स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर्स वेदर पर्सनल और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी। एम्प्लॉयर जब भी कैश में, एम्प्लॉयर जब भी कोई मॉनिटरी पेमेंट करता है ना अपने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर जब भी कोई मॉनिटरी पेमेंट करता है अपने एम्प्लॉय को फॉर मीटिंग स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, उसे हम बोलते हैं अलाउंसेस। अब अलाउंसेस कई टाइप के होते हैं। एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस मतलब फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस, एग्जेम्प्टेड अप टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर, इस टाइप के भी अलाउंसेस आपके होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। सर फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस में कितने अलाउंसेस है? 5 अलाउंसेस, मतलब 5 टाइप के अलाउंसेस फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। नंबर 1 अलाउंसेस पेड टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस। अलाउंसेस जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलता है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद आप लोगों का क्या है? अलाउंसेस पेड टू, उसके बाद आप लोगों का क्या है? अलाउंसेस पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु इज वर्किंग आउटसाइड इंडिया। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आउटसाइड इंडिया में जॉब करते हैं, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस के अंडर जो आउटसाइड इंडिया में जॉब करते हैं, उनका जो अलाउंसेस है वो भी पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। अलाउंसेस रिसीव्ड बाय UNO एम्प्लॉइज, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एम्प्लॉइज है, वैसे तो ये कोई काम का नहीं है, लेकिन इनके जो एम्प्लॉइज है इनके ऊपर भी कोई भी अलाउंसेस के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। अलाउंसेस टू टीचर एंड प्रोफेसर ऑफ सार्क मेंबर स्टेट। सार्क मेंबर मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। ओके, ये साउथ एशियन कंट्रीज को लेकर बनाया गया था, इंडिया पाकिस्तान सब इसके मेंबर थे। इनके टीचर एंड प्रोफेसर को अगर कोई अलाउंसेस मिला है, वैसे ये आजकल एक्टिव नहीं है, तो इनके टीचर और प्रोफेसर को अगर कोई अलाउंसेस मिला है तो भी ये एग्जेम्प्टेड है। ओके, स्टैम्प्यूटरी अलाउंसेस गिवन टू हाई कोर्ट और स्टैम्प्यूटरी अलाउंसेस गिवन टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस आर नॉट चार्जेबल अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम। ये जितने भी अलाउंसेस है ये ऑप्शनल टैक्स रिजीम यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम में एप्लीकेबल नहीं होंगे, मतलब इनके ऊपर कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा। दीज आर नॉट टैक्सेबल। ओके सर, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस की अगर हम बात करें, जितने भी अलाउंसेस बचे वो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस है, कुछ स्पेसिफिक अलाउंसेस को छोड़ के, जैसे कि सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस, टिफिन अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, सर्वेंट अलाउंसेस, ओवरटाइम अलाउंसेस, प्रोजेक्ट अलाउंसेस, टेलीफोन अलाउंसेस, डेपुटेशन अलाउंसेस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस, ओडन और प्रोक्टर अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस पेड टू अदर देन हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज, इंटरिम अलाउंसेस, दीज आर द अलाउंसेस व्हिच आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ठीक है सर, चलो टैक्सेबल आफ्टर डिडक्टिंग एक्चुअल एक्सपेंडिचर। सर एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद कौन कौन से अलाउंसेस है जो कि पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है? देखो ये सारे जो अलाउंसेस है ना, जितना आपको अलाउंसेस मिला है
उसमें से माइनस कर लीजिए जितना आपका इस पर्पज के लिए खर्चा हुआ है, जो रिमेनिंग अमाउंट बचा दैट विल बी टैक्सेबल। अगर आपने पूरा पैसा खर्च कर लिया जितना कंपनी से मिला था या फिर जितना एम्प्लॉयर से मिला था, तो उस केस में क्या होगा, कोई भी आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है टैक्सेबल आफ्टर डिडक्टिंग एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद जो अमाउंट टैक्सेबल होगा दैट इज योर टैक्सेबल, दैट इज योर एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। मतलब एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद जो अलाउंसेस बचा वो टैक्सेबल अलाउंसेस है। ठीक है, किस टाइप के अलाउंसेस है, देखो कुछ अलाउंसेस यहाँ पे है जो कि दोनों टैक्स रिजिम में मिलते हैं, कुछ अलाउंसेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलता है। ठीक है, तो पहले दोनों टैक्स रिजिम में जो अलाउंसेस मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, कॉन्वेंस अलाउंसेस। ट्रैवलिंग अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, कॉन्वेंस अलाउंसेस, ये अलाउंसेस आपको दोनों टैक्स रिजिम में इसके एग्जेम्पशन मिलेगा। एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा सर, जितना आपका खर्चा हुआ है उसमें से जितना आपको अलाउंसेस मिला है माइनस कर लीजिए जितना आपका खर्चा हुआ है, द रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल। तो जितना आप खर्चा करोगे, अगर आप खर्चा शो कर सकते हो, एक्सपेंडिचर शो कर सकते हो, तो पूरा का पूरा जो अलाउंसेस है वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ अलाउंसेस है जो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड में मिलेंगे, जैसे कि हेल्पर अलाउंसेस, रिसर्च अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस। दीज आर ओनली एग्जेम्प्टेड अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम। सही है सर, चलो ओके। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पार्टली एग्जेम्प्टेड एंड पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस, कुछ अलाउंसेस है जो कि पार्टली एग्जेम्प्टेड है एंड पार्टली टैक्सेबल है। इसमें सबसे पहले नाम आता है हाउस रेंट अलाउंसेस का। सर व्हाट डू यू मीन बाय हाउस रेंट अलाउंसेस? देखो हाउस रेंट अलाउंसेस एक ऐसा अलाउंसेस है जो कि एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय को पे करता है, मॉनिटरी बेनिफिट पे करता है टू पे द रेंट ऑफ हिज हाउस। अगर एम्प्लॉय रेंटेड हाउस में रहता है, उसके रेंट पे करने के लिए एम्प्लॉयर अमाउंट पे करता है, कुछ मॉनिटरी कंपनसेशन पे करता है, उसे हमारा बोला जाता है हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस जो भी मिला, अगर आप अपने खुद के घर में रह रहे हो तो वो पूरी तरह से टैक्सेबल है, आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। लेकिन वो अगर आप अपने खुद के घर में नहीं रह रहे हो और आप एक ऐसे घर में रह रहे हो जहां पे आपको रेंट देना पड़ रहा है, तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 1013A। तो सर ये 1013A में आपको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? देखो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड लेस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 अंडर सेक्शन 1013A। तीनों में से सर लोअर कौन सा है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड नंबर 1, नंबर 2 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, नंबर 3 40% और 50% ऑफ द सैलरी। देखो क्या है, एचआरए का टैक्सेशन बहुत ही सिंपल है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड लेस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 विल बी एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1013A। नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जितना मिला है पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड हो सकता है। नंबर 2 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, नंबर 3 40% और 50% ऑफ द सैलरी। ठीक है, एचआरए की अगर मैं बात करूं, सॉरी देखो इसमें क्या क्या चीजें आपको लेना है सर, 50% किस केस में लेना है, 40% किस केस में लेना है? 50% आपको लेना है 4 सिटी के लिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये 4 मेट्रो सिटीज है एज पर द ओल्ड एक्ट। न्यू एक्ट में हालांकि चेंज हो चुका है, ओल्ड एक्ट में ये चार स्टेट को, सॉरी 4 सिटीज को आपको क्या किया गया है, मेट्रो सिटी लिया गया है। सो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनके केस में 50%, रेस्ट ऑफ द इंडिया के केस में आपको लेना है 40%। ओके, फॉर कैलकुलेटिंग एचआरए, सैलरी का मतलब सर क्या है? सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है, ओके। जब आप एचआरए कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको पहला चीज याद रखना है कि प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ एम्प्लॉइज इंपॉर्टेंट, नॉट प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जो मेट्रो सिटी, नॉन मेट्रो सिटी आपको लेना है, 40% 50% का कैलकुलेशन आपको लेना है। उस केस में जहां पे एम्प्लॉय स्टे कर रहा है वो वाला जगह का लेना है, अगर ना कि जहां पे एम्प्लॉय जॉब कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉय मुंबई में जॉब कर रहा है लेकिन पुणे में स्टे कर रहा है, पुणे इज ए नॉन मेट्रो सिटी एज पर द ओल्ड एक्ट, तो आपको 40% उस केस में लेना पड़ेगा। उल्टा भी हो सकता है, पुणे में जॉब कर रहा है, मुंबई में रह रहा है, तो उस केस में आपको 50% लेना है, जहां पे वो रहता है उस जगह का आपको कैलकुलेशन लेना है। ओके, अच्छा एक और चीज आपको याद रखना है, एचआरए जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि अगर एचआरए आपको एनुअली कैलकुलेशन करना है इन योर क्वेश्चन, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर इन 4 चीजों में कहीं पे भी कुछ चेंजेस हुआ है तो एचआरए आपको मंथली कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन में अगर एचआरए में कुछ नहीं दिया हुआ है, पूरे एनम का आप एचआरए सिंगल टाइम में कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन अगर इन 4 चीजों में कहीं पे कुछ चेंजेस हुआ है देन उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एचआरए को मंथली कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर 1 एचआरए जितना मिला है, अगर साल भर में बीच में कहीं पे एचआरए का अमाउंट चेंज हुआ है तो आपको मंथली कैलकुलेट करना है।
सैलरी में अगर कोई चेंज हुआ है तो पहला है HRA, दूसरा है सैलरी, तीसरा है रेंट, चौथा है प्लेस ऑफ रेसिडेंस। अगर पहले एम्प्लॉय मेट्रो में रहता था फिर नॉन मेट्रो में रहने चला गया तो आपको बीच मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन मंथली करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सर। उसके बाद चलते हैं चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस। उसके बाद हम लोग चलते हैं चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस तो सर बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी अलाउंसेस आपको मिला है उसमें से आपको एग्जेम्पशन हो जाएगा 100 रुपीज, मैक्सिमम एग्जेम्पशन जो आपको मिलेगा 100 रुपीज पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन। ओके, चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 300 मिलेगा पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन। दीज आर द मैक्सिमम एग्जेम्पशन अलाउड। चिल्ड्रेन एजुकेशन के लिए कितना मिलेगा, 100 रुपीज पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम मिलेगा 300 फॉर 2 चिल्ड्रेन। ओके, ट्रक ड्राइवर अलाउंसेस की अगर बात करें तो ट्रक ड्राइवर अलाउंसेस की सर एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, देखो 70% ऑफ द अलाउंसेस और 10,000 रुपीज पर मंथ व्हिच एवर इज लोअर। इन दोनों में से जो भी लोअर है 70% ऑफ द अलाउंसेस रिसिप्ट और 10,000 रुपीज पर मंथ व्हिच एवर इज लोअर, इतने का एग्जेम्पशन आपको ट्रक ड्राइवर अलाउंसेस में मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज आप लोगों को याद रखना है कि ये सारे के सारे जो अलाउंसेस है ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में ही एप्लीकेबल है, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम यानी कि 115 BAC में ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो भी आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिला है वो पूरी तरह से टैक्सेबल है, लेकिन अगर एसएससी हैंडीकैप्ड एम्प्लॉई है तो उस केस में उसे एक्चुअल अमाउंट रिसिव्ड और 3200 पर मंथ, एक्चुअल अमाउंट रिसिव्ड और 3200 पर मंथ उसका एग्जेम्पशन मिल सकता है। तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन हैंडीकैप्ड एम्प्लॉई के लिए कितना मिलेगा, 3200 पर मंथ। ठीक है, उसके बाद सर कुछ स्पेसिफिक अलाउंसेस है जो कि एग्जेम्प्टेड है, उसके बारे में बात करते हैं। कुछ स्पेसिफिक अलाउंसेस है जो कि एग्जेम्प्टेड है। चलो देखो क्या क्या सर स्पेसिफिक अलाउंसेस है जो कि नॉर्मली आर्म फोर्स के एम्प्लॉइज को मिलता है, आर्मी हो गए, नेवी हो गए, कमांडोज हो गए, सीआरपीएफ के एम्प्लॉइज हो गए, उन्हें मिलता है। चलो देखते हैं। कॉम्पनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस। कॉम्पनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस सर कितने का एग्जेम्पशन मिल सकता है, 2600 रुपीज पर मंथ। यहाँ पे जितने भी अलाउंसेस की हम बात करेंगे वो पर मंथ में होगा। ठीक है, उसके बाद कॉम्पनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंसेस, ये 1000 रुपए का आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेस एग्जेम्पशन मिल सकता है 3900 पर मंथ का। बॉर्डर एरिया अलाउंसेस एग्जेम्पशन आपका वैरी करेगा 200 रुपीज पर मंथ से लेके 1300 रुपीज पर मंथ। हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस इसकी बात करें तो 1060 रुपीज पर मंथ इफ एल्टीट्यूड इज बिटवीन 9000 फीट टू 15,000 फीट एंड 1600 आपको मिलेगा इफ एल्टीट्यूड इज अबव 15,000 फीट। ओके, अंडरग्राउंड अलाउंसेस ये 800 रुपीज पर मंथ का है। स्पेशल कॉम्पनसेटरी हाईली फील्ड एरिया अलाउंसेस 4200 रुपीज पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा। स्पेशल कॉम्पनसेटरी हिली एरिया अलाउंसेस, ऑन कॉग्निजियल क्लाइमेट एरिया अलाउंसेस और स्नो बॉन्ड एरिया अलाउंसेस, इन सब के केस में कितना मिलेगा, 800 to 300 रुपीज पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक लोकेशन एंड 7000 पर मंथ इन सियाचिन एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सियाचिन के लिए 7000 रुपीज है और 800 और 300 रुपीज डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। ओके, आइलैंड ड्यूटी अलाउंसेस अगर हम देखेंगे तो एग्जेम्प्टेड है 3250 रुपीज पर मंथ के लिए। ट्राइबल एरिया और स्केड्यूल एरिया अलाउंसेस की अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 200 रुपीज पर मंथ। और ये सारे के सारे अलाउंसेस सिर्फ और सिर्फ आपको ओल्ड रिजिम में मिलेगा, न्यू रिजिम में इन सबकी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। सही है सर, चलो ओके। उसके बाद सर हम लोग बात करेंगे पर्क्विजाइट्स का। ठीक है, अब सर हम लोग बात करेंगे पर्क्विजाइट की। ठीक है, पर्क्विजाइट क्या है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स है। ओके, पर्क्विजाइट का मतलब क्या है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। जो भी बेनिफिट्स काइंड में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है उसे हम बोलेंगे पर्क्विजाइट्स। पर्क्विजाइट बेसिकली 3 टाइप के, एक तो है आपका एग्जेम्प्टेड पर्क्विजाइट्स, दूसरा है आपकी पर्क्विजाइट्स टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एंड जो लास्ट वाला है वो है पर्क्विजाइट्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। ठीक है, सो पहले हम लोग बात करेंगे एग्जेम्प्टेड पर्क्विजाइट्स की। सर कौन कौन से पर्क्विजाइट्स आपके टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, चलिए देखते हैं। नंबर 1, अगर आपको टी, स्नैक्स, सिमिलर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस वगैरह मिला है ड्यूरिंग द ऑफिस आवर और वर्किंग आवर, ये पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। ऑफिस आवर में आपको टी, कॉफी, स्नैक्स वगैरह मिल रहा है या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नॉन अल्कोहलिक बेवरेज मिल रहा है, दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। फूड की अगर हम बात करें, फूड प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द वर्किंग प्लेस इन रिमोट एरिया और इन ऑब्जर्व एरिया। रिमोट एरिया में या फिर ऑब्जर्व एरिया में, मतलब जिस एरिया में कुछ अवेलेबल नहीं है उस एरिया में अगर एम्प्लॉयर आपको फूड प्रोवाइड कर रहा है
तो वो भी आपका एग्जेम्प्टेड है। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज मतलब कोई भी फ्रेश होने के लिए, चाहे कोई गेमिंग वगैरह हो, प्ले जोन वगैरह हो, कुछ भी हो, अगर आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज के लिए तो वो भी पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। गुड्स सोल्ड टू एम्प्लॉय एट ए कंसेशनल रेट। गुड्स मैन्युफैक्चर बाय द एम्प्लॉयर एंड सोल्ड बाय हिम टू एम्प्लॉय एट ए कंसेशनल रेट। अगर कोई एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में जॉब करता है और उस कंपनी का प्रोडक्ट एम्प्लॉय को सस्ते में मिल रहा है एट डिस्काउंट रेट, तो ये जो परक्विजिटी है पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। सपोज कोई एम्प्लॉय एप्पल में जॉब कर रहा है तो एप्पल का एक डिस्काउंट होता है एम्प्लॉय डिस्काउंट, तो अगर कोई एम्प्लॉय वो अवेल कर रहा है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय फॉर जर्नी बिटवीन ऑफिस टू होम एंड रेसिडेंट एंड वाइस वर्सा। देखो, अगर ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस के लिए एम्प्लॉयर ने गाड़ी प्रोवाइड किया है, चाहे वो बस हो, चाहे वो कार हो, कुछ भी प्रोवाइड किया गया है ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस के लिए, तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर गाड़ी का फैसिलिटी, कन्वेंस फैसिलिटी जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड किया गया है, इवन दे आर यूज इट फॉर देयर पर्सनल पर्पज, ये पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय इंक्लूडिंग बोर्डिंग, लॉजिंग एंड एक्सपेंसेस ऑफ सच ट्रेनिंग। अगर एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर ने ट्रेनिंग प्रोग्राम की फीस वगैरह पे किया है, इंक्लूडिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग, रहने का, खाने का खर्चा, उसके साथ साथ ट्रेनिंग का खर्चा एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के लिए एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है, तो वो भी पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। ओके। सर्विस रेंडर आउटसाइड इंडिया। अगर कोई भी परक्विजाइट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिला है जो कि आउटसाइड इंडिया में सर्व करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो उस केस में यानी कि आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस में जो लोग हैं उन्हें जो भी परक्विजाइट मिलता है दे आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ओके। लोन की अगर हम बात करें, लोन गिवन एट ए नील रेट और कंसेशनल रेट of the interest by the employer provided the aggregate amount of the loan does not exceed 20,000। अगर एम्प्लॉयर ने लोन फैसिलिटी प्रोवाइड किया है एम्प्लॉय को, तो 20,000 से अगर कम का लोन है ना, तो पूरी तरह से वो एग्जेम्प्टेड है। अगर लोन दिया गया है स्पेसिफाइड डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, तो उस केस में भी वो अमाउंट पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। चलो, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड एट ऑफिस प्रेमाइसेस, फास्टेड बॉक्स वगैरह हो गया, फास्टेड बॉक्स, मेडिकल ट्रीटमेंट अगर ऑफिस आवर में प्रोवाइड किया गया है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। पीरियोडिकल्स एंड जर्नल्स अगर प्रोवाइड किया गया है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। ओके। टेलीफोन, मोबाइल फोन के एक्सपेंसेस अगर इनकर्ड किया है एम्प्लॉयर ने फॉर एम्प्लॉय बाय वे ऑफ डायरेक्ट पेमेंट और रिएंबर्समेंट, अगर एम्प्लॉयर ने आपकी मोबाइल फोन की रिचार्ज वगैरह किया है और आपकी रिचार्ज कंपनी के तरफ से आता है, या फिर आपने रिचार्ज किया, खर्चा एम्प्लॉयर ने आपको रिएंबर्स कर लिया, तो वो जो अमाउंट है वो भी पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। ओके। कंप्यूटर एंड लैपटॉप की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर एंड लैपटॉप अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए मिला है या फिर पर्सनल पर्पस के लिए मिला है, दोनों ही केस में ये पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। मूवेबल एसेट की अगर हम बात करें तो मूवेबल एसेट के केस में क्या है, सेल और गिफ्ट ऑफ एनी मूवेबल एसेट एक्सेप्ट कार एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। कार एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को आप छोड़ दीजिए, उसे छोड़ के अगर और कोई भी मूवेबल एसेट है 10 साल यूज करने के बाद अगर एम्प्लॉयर आपको 10 साल यूज करने के बाद अगर एम्प्लॉयर आपको वो गिफ्ट में दे रहा है, सेल कर रहा है, तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। चलो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे टैक्सेबल परक्विजाइट्स के बारे में। ठीक है। टैक्सेबल परक्विजाइट्स में सर क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो परक्विजाइट है टैक्सेबल परक्विजाइट में, वो है इंश्योरेंस प्रीमियम पेएबल बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉय की लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो एम्प्लॉयर ने पे किया है, अगर एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो एम्प्लॉयर ने पे किया है, तो वो पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा फॉर ऑल एम्प्लॉइज। ओके। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, जितना एम्प्लॉयर ने प्रीमियम अमाउंट पे किया है पहले वो सैलरी में ऐड हो जाएगा, बट एम्प्लॉई सेक्शन 80C में डिडक्शन लेने के लिए एलिजिबल है। ठीक है। और डिडक्शन अमाउंट कितना है, अप टू 1.5 लाख, मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगा वो 1,50,000 का मिलेगा। ठीक है सर। तो अगर इंश्योरेंस प्रीमियम, एम्प्लॉय के लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो जितना भी प्रीमियम उसने पे किया पहले वो सैलरी में ऐड हो जाएगा, फिर वो माइनस हो जाएगा। ठीक है। फिर वो आप माइनस कर सकते हो अंडर 80C। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट परक्विजाइट, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, दैट इज योर रेंट फ्री अकोमोडेशन। सर रेंट फ्री अकोमोडेशन के केस में क्या होगा, देखो बहुत ही सिंपल है। पहले हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दो तरह की घर मिल सकता है, एक होता है आपका अनफर्निश्ड अकोमोडेशन और एक होता है आपका फर्निश्ड अकोमोडेशन। एक होता है आपका अनफर्निश्ड अकोमोडेशन और एक होता है आपका फर्निश्ड अकोमोडेशन। सर जो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, देखो वैल्यू ऑफ द अकोमोडेशन कैसे निकलेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट एक लाइसेंस फी अपने हर एक घर के लिए डिसाइड करता है, तो वो लाइसेंस फी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, वो लाइसेंस फी ले लीजिए।
दैट इज द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट। उसमें से आपको माइनस करना है एनी अमाउंट रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय, ठीक है। सो लाइसेंस फी माइनस एनी अमाउंट रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय, वो आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ द परक्विजिट। सर अगर एक बार अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू निकल गया, उसके बाद अगर हम उसमें फर्नीचर की कॉस्ट ऐड कर लेंगे तो वो बन जाएगा हमारा फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो अगर एम्प्लॉय को फर्निश्ड अकोमोडेशन मिला है, सो अनफर्निश्ड यानी कि जो पर्क वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है इसका मतलब है अनफर्निश्ड का वैल्यू। और फर्नीचर अगर एम्प्लॉयर का यानी कि गवर्नमेंट का खुद का फर्नीचर है तो 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर आप ले लीजिए फर्नीचर का वैल्यू। और फर्नीचर अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पे लाया है तो परक्विजिट वैल्यू प्लस रेंट ऑफ द फर्नीचर। और एक बार दोबारा देखिए सर, अगर फर्नीचर अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन फ्री और कॉन्सेशनल अकोमोडेशन एम्प्लॉय को मिला है और वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला है और कॉन्सेशनल अकोमोडेशन मिला है यानी कि फ्री में घर मिला है या फिर बहुत नॉमिनल प्राइस पे घर मिला है, तो उस केस में क्या होगा, दो टाइप का घर हो सकता है। पहला आएगा अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, दूसरा आएगा फर्निश्ड अकोमोडेशन, ठीक। अनफर्निश्ड अकोमोडेशन में सर क्या होगा, गवर्नमेंट अपने घर का एक लाइसेंस फी डिसाइड करता है, तो वो लाइसेंस फी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, लाइसेंस फी ले लीजिए। लाइसेंस फीस आप माइनस करिए एनी अमाउंट रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से अगर आपने कोई पैसा रिकवर किया तो वो माइनस कर लीजिए, ठीक है। फर्निश्ड अकोमोडेशन की केस में सर क्या आ जाएगा, जो भी अनफर्निश्ड का वैल्यू आया है वो ले लीजिए, उसमें ऐड कर लीजिए फर्नीचर का कॉस्ट। सर फर्नीचर का कॉस्ट कितना होगा, अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर खुद खरीद के आपको दिया है तो उस केस में क्या हो जाएगा, अनफर्निश्ड का वैल्यू यानी कि परक्विजिट वैल्यू प्लस 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर। अगर फर्नीचर हायर्ड है यानी कि भाड़े पे लाके एम्प्लॉयर ने आपको दिया है तो रेंट पेड बाय द फर्नीचर, सॉरी रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, ओके। तो परक्विजिट वैल्यू फॉर प्लस रेंट पेड फॉर द एम्प्लॉयर, रेंट पेड फॉर द फर्नीचर बाय एम्प्लॉयर। सर अकोमोडेशन अगर प्राइवेट एम्प्लॉय को मिला है तो बहुत ही सिंपल है, देखो प्राइवेट एम्प्लॉय की केस में क्या होगा, प्राइवेट एम्प्लॉय की केस में बहुत ही सिंपल है। प्राइवेट एम्प्लॉय की केस में भी दो टाइप के घर आएंगे, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, फर्निश्ड अकोमोडेशन। सर फर्निश्ड अकोमोडेशन का कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है, अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है तो आप ले लीजिए अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू प्लस उसमें ऐड कर लीजिए 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर। सर अगर फर्नीचर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू ले लीजिए यानी कि घर का वैल्यू ले लीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर फर्नीचर, ठीक है। तो यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो था अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का, सॉरी फर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू, यहां पे भी फर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू बिल्कुल वही रहेगा, ठीक है। लेकिन सर अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू कैसे निकलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। देखो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन के केस में यहां पे आप दो चीजें ले सकते हो, अकोमोडेशन एम्प्लॉयर का खुद का है और अकोमोडेशन एम्प्लॉयर भाड़े पे लाके आपको दे रहा है, यानी कि अकोमोडेशन एम्प्लॉयर घर भाड़े पे ले रहा है फिर एम्प्लॉय को दे रहा है, तो उसके केस में अलग होगा कैलकुलेशन। और अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी केस में उसका कैलकुलेशन अलग होगा, ठीक है। तो अगर अकोमोडेशन टेकन ऑन लीज बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर भाड़े पे घर लाके आपको दे रहा है तो उस केस में क्या होगा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, लीज रेंट जितना एम्प्लॉयर ने पे किया, रेंट एक्चुअल एम्प्लॉयर ने जितना पे किया, और 10% ऑफ द सैलरी व्हिच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी लोअर होगा, 10% ऑफ द सैलरी और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर व्हिच एवर इज लोअर। इसमें से आपको माइनस करना है एनी अमाउंट रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से अगर आपने कोई पैसा रिकवर किया है तो वो आप माइनस कर लो, ठीक है। सर घर अगर एम्प्लॉयर का खुद का है तो उस केस में क्या करेंगे, देखो एम्प्लॉयर का अगर खुद का घर है तो उस केस में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि भाई घर किस सिटी में, उस हिसाब से उसकी परक्विजिट वैल्यू डिसाइड किया जाएगा। अगर घर एक ऐसे सिटी में, अगर हाउस सिचुएटेड है कि ऐसे सिटी में जिसकी पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है, आज पर 2011 सेंसस 2011 में जो जनगणना हुआ था उस हिसाब से अगर पॉपुलेशन किसी भी सिटी का 40 लाख से ज्यादा है तो सैलरी का 10% आपको लेना है परक्विजिट वैल्यू। अगर सर पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा है बट 40 लाख से कम है, 40 लाख या फिर उससे कम है, तो उस केस में 7.5% ऑफ द सैलरी आपको लेना है परक्विजिट वैल्यू। अगर सर पॉपुलेशन 15 लाख या फिर उससे कम है तो सैलरी का 5% आपको लेना है परक्विजिट वैल्यू, ठीक है। इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा एनी अमाउंट रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से अगर आपने कोई पैसा रिकवर किया है तो वो माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। फर्निश्ड का मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि अनफर्निश्ड का वैल्यू ले लीजिए, अगर फर्नीचर एम्प्लॉय ने खुद खरीद के दिया है तो 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर ऐड कर लीजिए, अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर ने भाड़े पे दिया है तो जितना रेंट पे किया है एम्प्लॉयर ने वो ऐड कर लीजिए, आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन, ठीक है। उसके बाद
अगर सर एम्प्लॉयर ने होटल फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, अगर सर एम्प्लॉयर ने होटल फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, अगर एम्प्लॉयर ने होटल फैसिलिटी प्रोवाइड किया तो उस केस में क्या करेंगे? ठीक है, चलो सर अगर एम्प्लॉयर ने होटल फैसिलिटी प्रोवाइड किया तो उस केस में सर हम लोग क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल है, देखो अगर होटल फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया एम्प्लॉयर ने तो उस केस में आपको क्या होगा? अगर होटल ऑफिशियल असाइनमेंट के लिए यूज किया गया, ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज किया गया है तो वो तो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर होटल यूज किया गया है फॉर रेसिडेंशियल पर्पज, रेसिडेंशियल पर्पज के लिए अगर होटल यूज किया गया है तो उस केस में क्या होगा? अप टू 15 डेज नॉट टैक्सेबल। आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद क्या होगा? 15 दिन के बाद 24% of the salary or actual rent paid by the employer, whichever is lower, actual 24% of the salary और actual rent paid by the employer, whichever is lower, वो बन जाएगा आपका परक्विजिट वैल्यू। उसमें से आपको माइनस करना है एनी अमाउंट रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय। ठीक है सर, सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या है? सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंसेस। सो बोनस, basic salary plus DAP plus commission plus all plus fees plus all other taxable allowances. This is your value of the, this is the calculation of salary. Salary मतलब basic salary plus DAP plus commission plus fees plus all other taxable allowances. ठीक है सर, चलो होटल की केस में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है तो यहां तक कोई बात नहीं है। चलो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। सर एक बार हमने परक्विजिट वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर में हम परक्विजिट वैल्यू कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है, एक बार आपने इस तरह से परक्विजिट का वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद आपको क्या करना है? वैल्यू ऑफ द परक्विजिट इन द फर्स्ट ईयर मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स, इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर जिस ईयर के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो, डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर ऑफ द फर्स्ट ईयर। ओके, कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स मतलब इंडेक्स नंबर जो कैपिटल गेन में हम लोग यूज करते हैं वही आप लोगों को लेना है। फर्स्ट ईयर का मतलब क्या है? ईयर आफ्टर प्रीवियस ईयर 2023-2024, प्रीवियस ईयर 2023-2024 से उसके बाद कोई भी ईयर है तो उसे हम बोलेंगे फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो ईयर ऑफ एक्चुअल पोजेशन जिस ईयर में एम्प्लॉय को घर मिला, और प्रीवियस ईयर 2023-2024 व्हिच एवरेज लेटर जो बाद में आता है वो आपका बन जाएगा फर्स्ट ईयर। यानी कि 2023-2024 के बाद आप फर्स्ट ईयर ले सकते हो। ठीक है, तो एक बार अगर वही घर आपके पास है, सपोज 2024-2025 में एक घर आपने लिया था, आपने परक्विजिट वैल्यू कैलकुलेशन कर लिया, 2025-2026 में भी वही घर आपके पास है, तो आपको दोबारा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपल एक चीज करना है कि आप इस तरह से इंडेक्स नंबर लगा के उसकी परक्विजिट वैल्यू निकाल सकते हो। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि सर अगर कोई एम्प्लॉय को दो घर मिला है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, अगर ट्रांसफर के टाइम पे एम्प्लॉय दो सिटीज में दो घर ऑक्युपाई करके बैठा है तो उसे 90 डेज तक एक रिलैक्सेशन मिलता है कि भाई वो कोई एक घर को रेंट फ्री अकोमोडेशन में मतलब टैक्सेशन के लिए ले सकता है। सपोज एक एम्प्लॉय का ट्रांसफर हुआ भुवनेश्वर टू दिल्ली, बीबीआरएसआर टू दिल्ली, भुवनेश्वर से दिल्ली वो एम्प्लॉय चला गया, वो भुवनेश्वर में भी एक घर ऑक्युपाई कर रहा है, वो दिल्ली में भी एक घर ऑक्युपाई करके बैठा है। ठीक है, भुवनेश्वर में उसकी फैमिली मेंबर्स है, उन्हें पैकिंग वगैरह करके घर शिफ्ट करने में टाइम लग रहा है, और एम्प्लॉय इमीडिएटली दिल्ली ट्रांसफर हो गया, दिल्ली में भी उसे एक घर मिला है। तो उस केस में सर कौन सा घर टैक्सेबल होगा? देखो 90 दिन तक 90 डेज के लिए कोई एक घर टैक्सेबल होगा जिसकी परक्विजिट वैल्यू लोअर है, जिसकी परक्विजिट वैल्यू कम आएगा, टैक्सेबल वैल्यू कम आएगा, वो घर एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा अप टू 90 डेज। अगर 90 डेज के अंदर एम्प्लॉय ने घर छोड़ दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 90 डेज से ज्यादा उसने घर ऑक्युपाई किया है तो दोनों के दोनों घर टैक्सेबल हो जाएंगे। सही है सर। अब सर हम लोग बात करेंगे थर्ड परक्विजिट की, हमारा जो है वैल्यूएशन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर और ईसॉप। इसकी कैलकुलेशन बहुत ही इजी है। अगर एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर और ईसॉप मिला है, देखो कैलकुलेशन क्या होगा? जिस दिन एम्प्लॉय ने अपनी ऑप्शन को एक्सरसाइज किया उस दिन शेयर की जो मार्केट वैल्यू होगा ना, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और स्वेट इक्विटी शेयर as the case may be on the date on which option is exercised by the assessee। एम्प्लॉय जिस दिन ऑप्शन मतलब ईसॉप को या फिर स्वेट इक्विटी शेयर का ऑप्शन को एक्सरसाइज किया उस दिन जो भी मार्केट वैल्यू होगा वो ले लीजिए, उसमें से माइनस कर लीजिए एनी अमाउंट रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सिक्योरिटी, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा वैल्यू ऑफ द परक्विजिट। ठीक है, उसके बाद आता है डोमेस्टिक सर्वेंट। सर अगर डोमेस्टिक सर्वेंट की बात करें तो देखो डोमेस्टिक सर्वेंट के केस में बहुत ही सिंपल है,
वैल्यू ऑफ द परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट। अगर डोमेस्टिक सर्वेंट है, डोमेस्टिक सर्वेंट के केस में सर क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। देखो अगर डोमेस्टिक सर्वेंट अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने अगर डोमेस्टिक सर्वेंट अपॉइंट किया है तो उसकी जो सैलरी है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर के हाथ में टैक्सेबल होगा। इफ डोमेस्टिक सर्वेंट इज अपॉइंटेड बाय द एम्प्लॉयर देन इट इज टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अगर सर डोमेस्टिक सर्वेंट को एम्प्लॉय ने अपॉइंट किया है, अगर सर्वेंट को एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया है टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई ने अपॉइंट किया है तो टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर वैल्यूएशन ऑफ द परक्विजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ मोटर कार। सर मोटर कार के केस में वैल्यूएशन ऑफ द परक्विजिट कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है। देखो मोटर कार के केस में बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। पहला पॉइंट ये कि सर मोटर कार को मेंटेन कौन कर रहा है। देखो कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर मोटर कार एम्प्लॉयर ओन करता है उसको मेंटेन भी एम्प्लॉयर करता है, तो ऑफिशियल पर्पज के लिए अगर गाड़ी मिला है तो भाई कोई फायदा तो नहीं है, ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस गाड़ी जा रहा है तो एम्प्लॉय को डायरेक्टली कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, तो नॉट ए परक्विजिट, नॉट टैक्सेबल। लेकिन सर अगर पर्सनल पर्पज के लिए मिला है तो यहाँ पे दो चीजें होगा। देखो दो चीजें आपको मिल रहा है, एक तो गाड़ी मिल रहा है, एक तो खर्चा भी मिल रहा है। ठीक है, अगर गाड़ी एम्प्लॉयर का है, खर्चा उसके लिए ऊपर एम्प्लॉयर, उसका मेंटेनेंस वगैरह, गाड़ी अगर एम्प्लॉयर का है, मेंटेनेंस अगर एम्प्लॉयर कर रहा है, ऑफिशियल पर्पज नॉट ए परक्विजिट, पर्सनल पर्पज मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस डिप्रिसिएशन, बोथ पर्पज की अगर बात करें तो 1800 एंड 2400 पर मंथ। सर 1800 जो है वो स्मॉल कार के लिए, 2400 जो है वो बिग कार के लिए। ठीक है, एम्प्लॉयर अगर गाड़ी अगर एम्प्लॉयर का है लेकिन मेंटेन एम्प्लॉय कर रहा है, उसमें पेट्रोल वगैरह सब एम्प्लॉय डाल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ऑफिशियल पर्पज नॉट ए परक्विजिट, पर्सनल पर्पज डिप्रिसिएशन आपको सिर्फ लेना है क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट एम्प्लॉय बियर कर रहा है। बोथ पर्पज अगर है तो ये क्या होगा, 600 रुपीज पर मंथ फॉर स्मॉल कार, 900 रुपीज पर मंथ फॉर बिग कार। ओके, और ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा, नॉर्मल एम्प्लॉय के केस में ये टैक्सेबल नहीं होगा। एम्प्लॉय अगर गाड़ी एम्प्लॉय का है, उसका खर्चा एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, देखो ऑफिशियल पर्पज नॉट टैक्सेबल, पर्सनल पर्पज के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट, बोथ पर्पज के लिए क्या होगा, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्डेड बाय द एम्प्लॉयर लेस 1800 और 2400 पर मंथ, 1800 फॉर स्मॉल कार, 2400 फॉर बिग कार, और ये ऑल एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल है। ठीक है सर, स्मॉल कार और बिग कार हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर किसी कार की इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज्यादा है तो वो बिग कार है, अगर 1.6 लीटर से कम है तो वो स्मॉल कार है। 1.6 लीटर और 1600 सीसी, इससे अगर इंजन की कैपेसिटी कम है देन इट्स ए स्मॉल कार, उसके लिए आपको लेना पड़ेगा कितना, 1800 और 600 रुपीज पर मंथ। अगर सर कोई कार है जिसकी इंजन कैपेसिटी 1600 सीसी से ज्यादा है और 1.6 लीटर से ज्यादा है तो उस केस में उसे हम बोलेंगे बिग कार। ठीक है, और उसके लिए लिया जाएगा 2400 और 900 रुपीज पर मंथ। सर अगर ड्राइवर प्रोवाइड किया गया है तो उस केस में क्या होगा, ड्राइवर अगर एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया गया है उस केस में ड्राइवर सैलरी और सॉफ्टवेयर ड्रिवन कार है तो 900 पर मंथ आपको ड्राइवर सैलरी लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो सर वैल्यू ऑफ द परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हीकल अदर देन मोटर कार, अगर मोटर कार को छोड़ के और कोई व्हीकल मिला है तो उस केस में क्या होगा, देख लीजिए, अगर व्हीकल ओन्ड बाई एम्प्लॉयर है एंड मेंटेन बाई एम्प्लॉयर है, व्हीकल अगर ओन्ड बाई एम्प्लॉयर है एंड उसकी मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर कर रहा है, ऑफिशियल पर्पज नील, पर्सनल पर्पज मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस 10% डिप्रिसिएशन, बोथ पर्पज की अगर हम बात करेंगे रीजनेबल प्रोपोर्शन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस 10% ऑफ डिप्रिसिएशन। अगर मोटर कार ना पिला के और कोई गाड़ी मिला है, बाइक हो गया, स्कूटी हो गया, ये मिला है आपको, और गाड़ी एम्प्लॉयर का है, उसका खर्चा भी एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, ऑफिशियल पर्पज के लिए तो सर कोई परक्विजिट है ही नहीं। पर्सनल पर्पज के लिए बहुत ही सिंपल है, मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस डिप्रिसिएशन एट ए रेट ऑफ 10%। अगर गाड़ी दोनों पर्पज के लिए यूज हो रहा है, मतलब पर्सनल पर्पज के लिए भी यूज हो रहा है एंड ऑफिशियल पर्पज के लिए भी यूज हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ऑफिशियल पर्पज के लिए जितना पोर्शन यूज हो रहा है उतना ही क्या होगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, और बाकी का पोर्शन जो पर्सनल पर्पज के लिए हो रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। सर गाड़ी अगर एम्प्लॉय का है, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है तो ऑफिशियल पर्पज के लिए नील, पर्सनल पर्पज के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट, एंड बोथ पर्पज अगर है तो जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो रहा है माइनस 900 रुपीज पर मंथ, ये टैक्सेबल होगा ऑल एम्प्लॉयज के लिए। आपको बस इतना याद रखना है, अगर कोई गाड़ी है, कोई सर्विसेज है, अगर वो एम्प्लॉयर के नाम पे है तो वो टैक्सेबल होगा ओनली इन हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अगर गाड़ी या फिर सर्विस या फिर कनेक्शन
ये एम्प्लॉई के नाम पे, देन इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉई। सिमिलरली गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी, अगर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी है तो उस केस में क्या होगा, देखो फैसिलिटी इज इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय, अगर फैसिलिटी एम्प्लॉय के नाम पे है तो उस केस में क्या होगा, देखो ये ऑल एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। अगर फैसिलिटी एम्प्लॉयर के नाम पे, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। अगर फैसिलिटी है एम्प्लॉय के नाम पे, देन इट्स टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय। अगर फैसिलिटी एम्प्लॉयर के नाम पे, ये ऑल एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सर कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, देखो बहुत ही सिंपल है। अगर ओन सोर्स से, एम्प्लॉयर की ओन सोर्स से वो फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि एम्प्लॉयर का खुद का वही बिजनेस है और ओन सोर्स से वो फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, जितना भी एम्प्लॉयर को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रहा है दैट विल बी टैक्सेबल एज परक्विजाइट वैल्यू। लेकिन अगर वो फैसिलिटी आउटसाइड एजेंसी से दिया जा रहा है तो जितना भी आउटसाइड एजेंसी को एम्प्लॉयर पे करता है दैट इज द वैल्यू ऑफ परक्विजाइट। ओके सर, अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिला है तो उस केस में क्या होगा, देखो अगर एम्प्लॉयर ट्रांसपोर्ट बिजनेस में एंगेज है तो जितना आप कस्टमर से, जितना आप एक आउटसाइड कस्टमर से या फिर जनरल कस्टमर से चार्ज करते हो उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उतना हो जाएगा परक्विजाइट वैल्यू। लेकिन अगर एम्प्लॉयर का खुद का ट्रांसपोर्ट बिजनेस नहीं है तो उस केस में क्या होगा, जितना ओरिजिनल कॉस्ट एम्प्लॉयर को पड़ा है वो हो जाएगा आपका परक्विजाइट वैल्यू। ओके देखो, अगर एम्प्लॉयर का खुद का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है तो उस केस में जितना भी जनरल पब्लिक से आप जितना पैसा लेते हो दैट इज योर परक्विजाइट वैल्यू एंड इट इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉयर का खुद का वो सर्विस है और ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को मिलता है। लेकिन अगर जनरल एम्प्लॉयज को ये मिल रहा है और बाहर एजेंसी से खरीद के मिल रहा है, बाहर एजेंसी के थ्रू आपको मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉय, जितना एक्चुअल कॉस्ट आया है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी के साथ। बहुत ही सिंपल है, अगर मेडिकल फैसिलिटी आपको मिला है, ठीक है, ड्यूरिंग द ऑफिस आवर, तो सर ये तो एक एग्जेम्प्टेड परक्विजाइट है। लेकिन अगर मेडिकल फैसिलिटी आपको मिला है तो उसकी टैक्सेशन कैसे होगा, देखो मेडिकल फैसिलिटी आपको दो जगह पे मिल सकता है, विद इन इंडिया और एक होगा आउटसाइड इंडिया में। एक होगा विद इन इंडिया और एक होगा आउटसाइड इंडिया में। अगर मेडिकल फैसिलिटी विद इन इंडिया आपको मिला है तो केसेस देख लीजिए, इफ ट्रीटमेंट इज एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ है या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल में हुआ है तो ये एग्जेम्प्टेड है। इफ ट्रीटमेंट एट नोटिफाइड हॉस्पिटल फॉर प्रेस्क्राइब्ड डिजीज लाइक कैंसर, एड्स और टीबी, तो ये भी एग्जेम्प्टेड है। इफ ट्रीटमेंट एट एम्प्लॉयर्स ओन हॉस्पिटल, तो भी सर एग्जेम्प्टेड है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ है या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ है तो सर एग्जेम्प्टेड है। अगर हॉस्पिटल, अगर स्पेसिफाइड डिजीज के लिए प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल हॉस्पिटल, प्रेस्क्राइब्ड हॉस्पिटल जैसे कि टाटा कैंसर हॉस्पिटल है, वहां पे ट्रीटमेंट हुआ है तो भी सर ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो एग्जेम्प्टेड है। अगर ट्रीटमेंट हुआ है एम्प्लॉयर का ओन हॉस्पिटल में तो भी सर ये एग्जेम्प्टेड है। अगर ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस लिया गया है बाय एम्प्लॉयर फॉर ऑल एम्प्लॉइज, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज के लिए ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस अगर एम्प्लॉयर ने लिया है तो भी वो एग्जेम्प्टेड है। सर अगर मेडिकल इंश्योरेंस एम्प्लॉय ने लिया है और उसका रीएम्बर्समेंट एम्प्लॉयर ने किया है फॉर एम्प्लॉय और एनी ऑफ हिज फैमिली मेंबर तो भी सर ये एग्जेम्प्टेड है। ठीक है सर, तो भी सर ये पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। तो सर टैक्सेबल कौन सा होगा, अगर आपने प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट डॉक्टर इनसे ट्रीटमेंट कराया है तो वो पूरी तरह से टैक्सेबल है। ठीक है, चलो मेडिकल ट्रीटमेंट एसेसिस सिर्फ अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपनी चिल्ड्रन के लिए या फिर अपने डिपेंडेंट फैमिली मेंबर जो कि ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर हो सकते हैं, जो कि होली एंड मेनली एसएससी के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके लिए ले सकता है। ठीक है, चलो सर मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आउटसाइड इंडिया में दिया गया है तो उस केस में क्या होगा, देखो आउटसाइड इंडिया में अगर मेडिकल ट्रीटमेंट आपको दिया गया है, यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया है। देखो मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आउटसाइड इंडिया में दिया गया है, मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आउटसाइड इंडिया में दिया गया है तो तीन टाइप के खर्चे आपके हो सकते हैं। एक तो होगा मेडिकल एक्सपेंसेस, एक तो होगा स्टे एक्सपेंसेस और एक होगा ट्रैवल एक्सपेंसेस। सो मेडिकल एक्सपेंसेस आपको उतना ही अलाउड होगा जितना आरबीआई लिमिट प्रेस्क्राइब करेगा या फिर आरबीआई अलाउड करेगा। स्टे एक्सपेंसेस आपका 1 पेशेंट एंड 1 अटेंडेंट के लिए उतना ही एग्जेम्पशन मिलेगा जितना आरबीआई लिमिट फिक्स करेगा। एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं, अगर आपकी इनकम, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितना है सर, 8 लाख से ज्यादा है, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 8 लाख से ज्यादा है, पहले सर ये 2 लाख था, अभी अमेंडमेंट हुआ है इसी टर्म में 8 लाख का। ओके, तो अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम लेस देन इक्वल टू 8 लाख है
तो 1 पेशेंट एंड 1 अटेंडेंट का जो ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर है वो भी एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ठीक है, चलो एक चीज आपको याद रखना है कि इसमें अमेंडमेंट हुआ है 8 लाख, तो अगर आपके पास पुराना बुक है 2 लाख लिखा हुआ है, इसे 8 लाख कर लीजिए। चलो उसके बाद सर हम लोग बात करते हैं एजुकेशन फैसिलिटी। सर एजुकेशन फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे बहुत ही सिंपल है, देखो एजुकेशनल फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो एजुकेशन अलाउंसेस में आपको कितना एग्जेम्पशन मिलता था, 100 रुपीज पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन। एजुकेशन फैसिलिटी मतलब अगर एम्प्लॉयर ने आपको एजुकेशन प्रोवाइड किया है किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, आपकी जितना खर्चा आता है उससे अगर एम्प्लॉयर ने बियर किया है। ठीक है, देखो अगर एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉय को मिला है तो ये तो पूरी तरह से सर एग्जेम्प्टेड है, नॉट टैक्सेबल। लेकिन अगर एम्प्लॉय के किसी फैमिली मेंबर को मिला है तो फैमिली मेंबर में 2 टाइप के लोग हो सकते हैं, एक हो सकते हैं अदर फैमिली मेंबर, ठीक है, बीवी हो सकता है, बहन हो सकता है, भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और एक है ओन चिल्ड्रेन ऑफ एम्प्लॉय। अगर एजुकेशन फैसिलिटी अदर फैमिली मेंबर को मिला है, चिल्ड्रेन को छोड़ के अदर फैमिली मेंबर को मिला है, तो जितना भी एक्चुअल कॉस्ट है उसमें से माइनस कर लीजिए एनी अमाउंट रिकवर, वो आपका हो जाएगा परक्विजाइट वैल्यू, टैक्सेबल परक्विजाइट, ये हो जाएगा आपका टैक्सेबल परक्विजाइट, ये हो जाएगा आपका टैक्सेबल परक्विजाइट। ठीक है, जितना आपका एग्जेम्पशन मिला है, जितना आपका एक्चुअल कॉस्ट हुआ है उसमें से माइनस कर लीजिए एनी अमाउंट रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय, द बैलेंस इज टैक्सेबल परक्विजाइट। सर अगर खुद के बच्चों के लिए खर्चा किया गया है तो देखो 2 टाइप के इंस्टीट्यूट हो सकता है, एम्प्लॉयर का खुद का इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट रन बाय द एम्प्लॉयर, और एक हो सकता है अदर इंस्टीट्यूट। दोनों ही केस में जितना भी एक्चुअल एजुकेशन का खर्चा है उसमें से माइनस कर लीजिए 1000 रुपए, 1000 रुपीज पर मंथ, यानी कि पूरे साल भर में एक बच्चे के लिए 1200 मिलेगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने भी बच्चे आपके पढ़ रहे सबको एग्जेम्पशन मिल सकता है। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ द एजुकेशन इन द सिमिलर इंस्टीट्यूट माइनस 1000 रुपीज पर मंथ, ये तभी होगा जब एम्प्लॉयर का खुद का इंस्टीट्यूट हो। अगर कोई बाहर इंस्टीट्यूट है, एक्चुअल कॉस्ट माइनस 1000 पर मंथ, तो दोनों ही केस में 1000 पर मंथ आपको माइनस करना है, जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर एम्प्लॉयर ने गिफ्ट वाउचर टोकन वगैरह आपको प्रोवाइड किया है, अगर एम्प्लॉयर ने गिफ्ट वाउचर टोकन ये सब आपको कुछ प्रोवाइड किया है तो उस केस में क्या होगा सर, बहुत ही सिंपल है। देखो अगर गिफ्ट वाउचर की वैल्यू 5000 तक है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है, लेकिन अगर 5000 से ज्यादा है तो इन एक्सेस ऑफ 5000 वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे लोगों की 2 व्यू है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इन एक्सेस ऑफ 5000 मतलब 5000 आप माइनस कर लो, जितना भी रिमेनिंग अमाउंट बचा वो टैक्सेबल है, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं इन एक्सेस ऑफ 5000 मतलब पूरे 7000 मतलब पूरा अमाउंट टैक्सेबल है। सो सपोज गिफ्ट वाउचर मिला है 7000 का, गिफ्ट वाउचर मिला है, एग्जाम्पल गिफ्ट वाउचर मिला है 7000 का, 7000 से कुछ लोग बोलते हैं कि भाई 5000 माइनस कर लो 2000 टैक्सेबल है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, टोटल पूरा 7000 टैक्सेबल है। दोनों की व्यू सही है, दोनों ही अल्टरनेट आप एग्जाम में यूज कर सकते हो, लेकिन मेरा माने तो 7000 माइनस 5000, ओके ये वाला जो पॉइंट है ये आप यूज करिए, दिस इज द करेक्ट वन। ओके, लेकिन अगर आप 7000 डायरेक्टली भी ले लोगे तो आंसर गलत नहीं आएगा, अल्टरनेट आंसर क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट फ्री लोन। अगर एम्प्लॉयर ने आपको इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया है और कंसेशनल रेट पे लोन प्रोवाइड किया है तो बहुत ही सिंपल है, अप टू 20,000 अगर लोन अमाउंट है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है, या फिर अगर लोन आपको प्रोवाइड किया गया फॉर स्पेसिफाइड डिजीज तो वो भी पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों चीजों को छोड़ के अगर एम्प्लॉयर ने किसी और पर्पज के लिए आपको लोन प्रोवाइड किया है तो उस केस में जितना आपको बेनिफिट मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। सर बेनिफिट हम कैसे निकालेंगे, लोन अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई मार्केट रेट माइनस एम्प्लॉयर्स रेट। सपोज एम्प्लॉयर का रेट है, सपोज मार्केट का रेट है 15% और एम्प्लॉयर ने मुझे 5% में क्या किया है, लोन दिया है, तो ये जो 10% है दिस इज द बेनिफिट अमाउंट और दिस इज द वैल्यू ऑफ परक्विजाइट। इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए जितना भी एम्प्लॉयर से आपने लोन लिया है। ठीक है, सो लोन अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय मार्केट रेट माइनस एम्प्लॉयर्स रेट। सर मार्केट रेट में हम कौन सा लेंगे, मार्केट रेट में आपको 1 अप्रैल 2025 में जो एसबीआई का रेट है वो ही आपको लेना है, एसबीआई का रेट लेना है, वो भी स्टार्टिंग डेट ऑफ द ईयर में। ठीक है, चलो ओके
उसके बाद सर हम लोग बात करेंगे लीव ट्रैवल कंसेशन की। लीव ट्रैवल कंसेशन का मतलब क्या है, इसकी जो एग्जाम्पशन आपको मिलता है वो मिलता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में। ठीक है, देखो लीव ट्रैवल कंसेशन का मतलब है अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोल रहा है कि भाई जाओ तुम घूम के आओ, तुम्हारा जो खर्चा है वो मैं बियर करूंगा। एम्प्लॉय लीव पे जाता है, ट्रैवल पे जाता है और उसका जो खर्चा है वो एम्प्लॉयर बियर करता है या फिर एम्प्लॉयर रीएम्बर्स करता है, उसे बोला जाता है लीव ट्रैवल कंसेशन। अगर लीव ट्रैवल कंसेशन एम्प्लॉय को मिला है तो उसका कुछ एग्जेम्पशन भी आपको मिलेगा। एग्जेम्पशन कुछ इस तरह से कि अगर आपने ट्रैवल किया है बाई एयर तो आपको मिलेगा इकोनॉमी क्लास फेयर शॉर्टेस्ट रूट, इसका एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। सपोज मैंने बॉम्बे टू मतलब भुवनेश्वर टू गोवा मैंने ट्रैवल किया है, तो भुवनेश्वर टू गोवा अगर मैंने बाई एयर ट्रैवल किया है, इकोनॉमी क्लास शॉर्टेस्ट रूट की जो प्राइस है, फ्लाइट में अगर मैंने ट्रैवल किया है, इकोनॉमी क्लास शॉर्टेस्ट रूट का जो प्राइस है वो मेरे लिए एग्जेम्प्टेड है। अगर मैंने बाई ट्रेन ट्रैवल किया है तो फर्स्ट क्लास एसी शॉर्टेस्ट रूट ये मेरे लिए एग्जेम्प्टेड है। अगर मैंने कोई ऐसी जगह ट्रैवल किया है जहां पे रेलवे कनेक्टिविटी है लेकिन मैंने कोई दूसरा मोड लिया है, बस वगैरह लिया है या फिर टैक्सी वगैरह लिया है, तो उस केस में क्या होगा, फर्स्ट क्लास एसी शॉर्टेस्ट रूट ऑफ द रेलवे वो ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। सर अगर ऐसे जगह पे मैं जा रहा हूं जहां पे रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, तो अगर उस जगह पे कोई रिकॉग्नाइज सिस्टम है, अगर कोई रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो फर्स्ट क्लास और डिलक्स क्लास फेयर एज द केस में भी बाय शॉर्टेस्ट रूट। तो जो भी रिकॉग्नाइज सिस्टम है उसकी फर्स्ट क्लास प्राइस और डिलक्स क्लास प्राइस एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। सर अगर कोई रिकॉग्नाइज सिस्टम नहीं है तो आपको क्या करना है, जितना भी डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है उस सिमिलर डिस्टेंस का फर्स्ट क्लास एसी शॉर्टेस्ट रूट रेलवे का प्राइस निकाल लीजिए, वो आपके लिए एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ठीक है, चलो इंपोर्टेंट पॉइंट में जो चीजें आपको याद रखना है वो कुछ इस तरह से देखिए। जर्नी में भी परफॉर्म ड्यूरिंग द सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट भी आप जर्नी परफॉर्म कर सकते हो और ड्यूरिंग द सर्विस भी आप जर्नी परफॉर्म कर सकते हो। जर्नी मस्ट बी परफॉर्म टू एनी प्लेस विद इन इंडिया, जर्नी विद इन इंडिया आप किसी भी प्लेस में को परफॉर्म कर सकते हो। जर्नी इंडिया में होना चाहिए, जर्नी आफ्टर रिटायरमेंट और आफ्टर बिफोर रिटायरमेंट, ड्यूरिंग द सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट आप परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन एक ही कंडीशन है कि इंडिया के अंदर घूमना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जर्नी अकेले भी कर सकते हो, अपनी फैमिली मेंबर के साथ, चिल्ड्रन के साथ ले सकते हो। ठीक है, चिल्ड्रन ब्रदर सिस्टर जो भी आरसीसी के ऊपर मेनली होली डिपेंडेंट है उनके ऊपर उनको आप साथ में ले सकते हो। ठीक है, इन केस जर्नी इज परफॉर्म टू वेरियस प्लेस, अगर आप एक ही साथ मल्टीपल प्लेसेस को जर्नी कर रहे हो तो जो भी आपकी प्लेस ऑफ ओरिजिन है, जो भी जहां पे आप रहते हो वहां से जो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, जो फारदेस्ट पॉइंट है, उसका इकोनॉमी क्लास शॉर्टेस्ट रूट आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। सपोज मैं भुवनेश्वर से गोवा गया, गोवा से फिर मुंबई, मुंबई से फिर लद्दाख, लद्दाख से फिर जो हमारा दार्जिलिंग है वहां गया, फिर भुवनेश्वर आ गया, तो मैंने जितना भी जगह ट्रैवल किया ना, जो भुवनेश्वर से सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, फारदेस्ट पॉइंट है, उसकी इकोनॉमी क्लास शॉर्टेस्ट रूट और उसकी फर्स्ट क्लास शॉर्टेस्ट रूट ये मुझे लेना है फॉर एग्जाम्पशन। ठीक है, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम्पशन आपको मिलेगा 4 ब्लॉक की कैलेंडर ईयर में, एनी 2 ईयर में, मतलब ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स में आपको कितना मिलेगा, एनी 2 ईयर में आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। जो रिसेंट ब्लॉक आपकी एग्जाम के लिए है, आपके एग्जाम के लिए कौन सा ब्लॉक है सर, आपके एग्जाम के लिए 18 मतलब 2018, 2019, 2020, 21, ठीक है, सॉरी ये वाला ब्लॉक नहीं, सॉरी 22, 23, 24, 25 और एक दोनों ब्लॉक मिलके आपका आएगा 26, 27, 28, 29। तो सर अगर कोई पर्सन 4 ब्लॉक में आपको 2 साल की एग्जाम्पशन मिलेगा, 4 ब्लॉक में आपको 2 साल की एग्जाम्पशन मिलेगा, एनी 2 ईयर की एग्जाम्पशन आपको मिलेगा। सर अगर कोई पर्सन किसी एक ब्लॉक में एग्जाम्पशन नहीं लेता है 2 साल का, क्या ये एग्जाम्पशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, आंसर इज एक ही एग्जाम्पशन कैरी फॉरवर्ड होंगे, 2 एग्जाम्पशन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। और उसमें भी एक कंडीशन है कि एक ब्लॉक में अगर आप कोई भी लीव का एग्जाम्पशन नहीं लेते हो तो उसका जो एक एग्जाम्पशन कैरी फॉरवर्ड होगा उसे आपको नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में अवेल करना पड़ेगा। यानी कि 2024, 2022, 2025 ब्लॉक में अगर आपने कोई एग्जाम्पशन नहीं लिया है लीव ट्रैवल का, तो आप 2026, 2027 में, 2026, 2029 वाले ब्लॉक में उसका एग्जाम्पशन ले सकते हो। कंडीशन बस ये है कि 2026 में आपको एग्जाम्पशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उस साल में आप 3 एग्जाम्पशन ले सकते हो। ठीक है सर, एक चीज याद रखना कि 1998 से पहले बच्चों के लिए कोई लिमिट नहीं था,
लेकिन 1998 के बाद अगर आपके बच्चे हुए हैं तो आप मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन का एग्जेम्पशन ले सकते हो। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे ये भी याद रखना पड़ेगा कि अगर सेकेंड चाइल्ड, पहला चाइल्ड आपका सिंगल बात था, सेकेंड चाइल्ड अगर आपकी ट्विंस हो गए या फिर 3 बच्चे हो गए एट ए टाइम, तो उस केस में उन्हें एक सिंगल बच्चा ही काउंट किया जाएगा और आप सबका एग्जेम्पशन ले सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट परक्विजिट के ऊपर, जो कि है ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड हॉलीडे होम एक्सपेंडिचर ऑन हॉलीडे। अगर एम्प्लॉयर ने आपको ट्रैवलिंग, टूरिंग, हॉलीडे होम के लिए कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड किया है, जैसे कि अगर आपको होटल वगैरह की बेनिफिट, होटल वगैरह में स्टे की जो खर्चा है वो एम्प्लॉयर ने अगर बियर किया है, तो उस केस में उसकी परक्विजिट वैल्यू कैसे कैलकुलेशन होगा, चलिए देखते हैं। Where such facility is maintained by the employer and is not available uniformly to all employees. Okay, where such facility is maintained by the employer and is not available uniformly to all employees, तो उस केस में क्या होगा सर, वैल्यू एट which such facility are offered by the other agency to public। अगर एम्प्लॉयर का खुद का वो फैसिलिटी है, होटल का फैसिलिटी या फिर गेस्ट हाउस का फैसिलिटी एम्प्लॉयर का खुद का है, और एम्प्लॉयर की जो एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज को वो यूनिफॉर्मली नहीं मिलता है, जिसकी जो स्टेटस है उस हिसाब से अगर वो मिलता है, तो उस केस में क्या होगा, जितना भी जनरल पब्लिक को वैल्यू ऑफर किया जाता है, जितना भी नॉर्मल कस्टमर को वैल्यू ऑफर किया जाता है, उस केस में जितना भी प्राइस ऑफर किया जाता है वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ द परक्विजिट। बहुत ही सिंपल है, देखो जैसे कि आईटीसी होटल, आईटीसी होटल के 5,000 का भी रूम है, 50,000 का भी रूम है, 5 लाख का भी रूम है, तो उनके जो एम्प्लॉइज है जब भी वो अपने खुद के होटल में स्टे करते हैं, सबको तो फ्री में 50 लाख का रूम, मतलब 50,000 का रूम या फिर 5 लाख का रूम सबको तो नहीं मिलता है। जो नॉर्मल लेवल के एम्प्लॉइज है उन्हें 2,000 5,000 वाला रूम ही मिलेगा, नॉर्मल वाला रूम। जो भी एग्जीक्यूटिव वाले या फिर मैनेजर वाले लेवल है उन्हें 50,000 का मिलेगा। जो सीईओ, जो मैनेजमेंट में लोग हैं उन्हें 5 लाख का रूम मिल सकता है। तो इसलिए अगर जो एम्प्लॉयर का खुद का फैसिलिटी है और वो यूनिफॉर्मली अगर नहीं मिल रहा है, तो उस केस में जितना परक्विजिट का वैल्यू, जितना भी वैल्यू उस रूम का ऑफर किया जाता है, जितना भी उस वैल्यू, उस फैसिलिटी का जनरल पब्लिक को ऑफर किया जाता है, वही हो जाएगा परक्विजिट का वैल्यू। ठीक है, वेयर द एम्प्लॉय इज एन ऑफिशियल टूर एंड ए फैमिली मेंबर फॉर कंपनी। अगर एम्प्लॉय को ऑफिशियल टूर में भेजा गया है और उसके साथ एक फैमिली मेंबर है फॉर कंपनिंग हिम, तो उस केस में जितना भी एक्सपेंडिचर उस फैमिली मेंबर का है वो हो जाएगा परक्विजिट वैल्यू। अगर एम्प्लॉय ऑफिशियल टूर में गया था, बाद में वो वैकेशन में कन्वर्ट हो गया, सपोज एम्प्लॉय ऑफिशियल टूर पे 3 दिन की ऑफिशियल टूर में गया था, फिर 2 दिन वो वैकेशन के लिए किसी फॉरेन कंट्री गया था, तो 2 दिन वो वैकेशन मनाने के लिए वहीं पे रुक गया, तो जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है फॉर सच एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ वैकेशन, वो आपका परक्विजिट वैल्यू हो जाएगा। इन एनी अदर केसेस, अगर कोई और केस है तो जितना एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है एक्चुअल, वो हो जाएगा आपका परक्विजिट वैल्यू। ठीक है, फ्री मील फैसिलिटी, फ्री मील फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो फ्री मील फैसिलिटी के बारे में हम लोगों ने बात किया था सर। फ्री मील फैसिलिटी के केस में क्या है, देखिए फ्री मील फैसिलिटी के केस में टी स्नैक्स और अदर नॉन अल्कोहलिक बेवरेज अगर ऑफिस आवर में मिला है तो इसकी परक्विजिट वैल्यू होगा नील। अगर फ्री मील प्रोवाइड किया गया ड्यूरिंग ऑफिस आवर इन रिमोट एरिया और ऑब्जर्व एरिया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा नील। अगर फ्री मील प्रोवाइड किया गया ऑफिस कैंटीन में और थ्रू पेड वाउचर व्हिच आर नॉन ट्रांसफरेबल एंड यूजेबल एट जॉइंट ईटिंग, अगर आपको ऑफिस कैंटीन में खाना मिला है या फिर आपको पेड वाउचर्स मिला है जिसे आप और किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो उस केस में जितना भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है इन एक्सेस ऑफ 50 रुपीज पर मील शैल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय। तो जितना भी आपका खर्चा हुआ है, सपोज आपका एक मील के लिए खर्चा हुआ है 100 रुपए, ठीक है, आपकी एक मील के लिए खर्चा हुआ है 100 रुपीज, उसमें से माइनस कर लीजिए 50, बाकी जो 50 रुपीज है पर मील के हिसाब से जितना मील पूरे साल भर में एम्प्लॉय ने खाया है वो पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएंगे फॉर ऑल एम्प्लॉइज। अगर कोई और केस है तो ये सारे के सारे जो एक्सपेंडिचर है, जितना एक्सपेंडिचर एक्चुअल एम्प्लॉयर ने बियर किया है किसी भी अदर केस में, वो पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर एम्प्लॉयर ने कोई मूवेबल एसेट एम्प्लॉय को सोल्ड किया है, अगर एम्प्लॉयर ने कोई मूवेबल एसेट एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दिया है, तो अगर एम्प्लॉयर ने वो मूवेबल एसेट खरीद के दिया है तो 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट वो बन जाएगा परक्विजिट वैल्यू। अगर एम्प्लॉयर ने वो एसेट रेंट पे लाके एम्प्लॉय को दिया है तो वो जितना एक्चुअल रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है दैट इज योर परक्विजिट वैल्यू। ठीक है, चलो अगर हम सर क्लब फैसिलिटी की बात करें तो क्लब फैसिलिटी के केस में क्या है देख लीजिए।
क्लब फैसिलिटी के केस में बहुत ही सिंपल है, क्लब दो टाइप के हो सकते हैं सर। अगर क्लब हेल्थ एंड स्पोर्ट्स क्लब है तो इसकी जो परक्विजिट वैल्यू है वो है नील। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को हेल्थ और स्पोर्ट्स क्लब की मेंबरशिप वगैरह प्रोवाइड किया है तो ये नॉट टैक्सेबल है। अगर अदर क्लब है, अदर क्लब में दो टाइप के क्लब आता है। अदर क्लब में देखो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा सर मेंबरशिप किसके नाम पे। अगर मेंबरशिप एम्प्लॉय के नाम पे तो जितना भी अमाउंट मेंबरशिप के लिए पेमेंट किया गया है प्लस जितना भी एनुअल एक्सपेंडिचर है एम्प्लॉय का उस क्लब में, दोनों के दोनों पूरी तरह से टैक्सेबल है। लेकिन अगर कॉर्पोरेट मेंबरशिप है या फिर इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप है तो उस केस में क्या होगा, एंट्रेंस फीस नॉट टैक्सेबल, एनुअल फीस फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, देखो एंट्रेंस फीस नॉट टैक्सेबल, एनुअल फीस फुल्ली टैक्सेबल। नंबर 18 चलते हैं परक्विजिट वैल्यू में। 18 नंबर परक्विजिट क्या बोल रहा है कि भाई अगर एम्प्लॉयर ने कोई मूवेबल एसेट एम्प्लॉय को सोल्ड किया है, अगर एम्प्लॉयर ने कोई मूवेबल एसेट एम्प्लॉय को सोल्ड किया है तो देखो बहुत ही सिंपल है, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, WDV ऑफ द एसेट। एम्प्लॉयर ने वो एसेट यूज किया होगा, उसके बाद उसने एम्प्लॉय को सेल किया होगा, तो जितना भी एसेट, जितना भी WDV एसेट का वो माइनस कर लीजिए। WDV मतलब जितना भी डेप्रिसिएशन है उस एसेट के ऊपर वो माइनस कर लीजिए, आ जाएगा आपका WDV ऑफ द एसेट। WDV आने के बाद उसमें से माइनस कर लीजिए एनी अमाउंट रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय, तो जो भी वैल्यू आएगा वो आएगा वैल्यू ऑफ द परक्विजिट। तो सर परक्विजिट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, चलिए देखते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, ओरिजिनल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, जितना भी एम्प्लॉयर का ओरिजिनल कॉस्ट है वो ले लीजिए, उसमें से माइनस करिए लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जितना भी कंप्लीटेड ईयर एम्प्लॉयर ने उस एसेट को यूज किया है उस कंप्लीटेड ईयर के लिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस कर लेना है। सर जो भी आएगा वो आएगा रिटन डाउन वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू से आप माइनस कर लीजिए अमाउंट चार्ज फ्रॉम द एम्प्लॉय। जितना भी रिटन डाउन वैल्यू से आप माइनस कर लीजिए एम्प्लॉय से जितना पैसा आप रिकवर कर रहे हो, तो बाकी का सर जो बचा वो आपका क्या आ जाएगा, अगर पॉजिटिव भी आ रहा है तो वो बन जाएगा वैल्यू ऑफ द परक्विजिट। सर अगर रिटन डाउन वैल्यू जितना है उससे ज्यादा एम्प्लॉयर ले रहा है तो क्या फायदा है। सपोज एक एसेट एम्प्लॉयर ने खरीदा था 1 लाख में, ठीक है, 1 लाख में एक एसेट एम्प्लॉयर ने खरीदा था और उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो है 20,000 का, ठीक है, तो सर WDV कितना बन जाएगा 80,000 का, और एम्प्लॉयर ने वो एसेट 60,000 में एम्प्लॉय को बेचा है, तो सर परक्विजिट वैल्यू कितना आ जाएगा 20,000। सर अगर 80,000 का सेट एम्प्लॉयर ने 90,000 में एम्प्लॉय को बेचा है तो यहाँ पे परक्विजिट कहाँ रहा भाई, ये तो एम्प्लॉय के लिए लॉस है, तो इसीलिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर पॉजिटिव में आता है तो वही ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर ये माइनस करने के बाद ये वैल्यू पॉजिटिव में आता है देन इट्स ए परक्विजिट वैल्यू और ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा सर डेप्रिसिएशन हम कितने रेट में माइनस करेंगे। देखो डेप्रिसिएशन के लिए बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कंप्यूटर इसके लिए रेट है 50% एंड वो भी है WDV वाला रेट, यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। WDV मेथड में आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड कंप्यूटर के ऊपर कितना लेना है 50% डिप्रिसिएशन। सर अगर मोटर कार है तो कितना लेना है 20% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यहाँ पे भी WDV मेथड फॉलो किया जाएगा। सर अगर एनी अदर एसेट है तो यहाँ पे 10% फॉलो किया जाएगा अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। एक और नोटिफिकेशन, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, जितना भी आपके नॉर्मल हाउस होल्ड अप्लायंसेस है जैसे कि माइक्रोवेव, आपकी मिक्सचर हो गया, ग्राइंडर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, these are not electronic items, these are also called, these are fall under other asset or household appliances। इलेक्ट्रॉनिक आइटम यहाँ पे कौन है, कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर के रिलेटेड जो आइटम्स है जैसे CPU हो गया, डिजिटल डायरी हो गया, टैबलेट हो गया, ये सारे जो है ये आपके कंप्यूटर एंड कंप्यूटर आइटम्स में आ जाएंगे, इनके ऊपर मिलेगा 50%। एंड आपकी जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, फैन हो गया, AC हो गया, ये सारे के सारे इनके ऊपर कितना मिलेगा सर, इनके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, चलो उसके बाद सर हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। देखो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल है, एनी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय द असेसी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर इन और एट कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉय को कोई लमसम अमाउंट मिलता है फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ड्यू टू टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, उसकी एम्प्लॉयमेंट बंद हो गया, मतलब उसकी जॉब चली गई, या फिर उसकी जॉब में कोई मॉडिफिकेशन हुआ है ड्यू टू टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ड्यू टू मॉडिफिकेशन इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसे हम बोलेंगे प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ठीक है, एनी लमसम अमाउंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय
ड्यू बाय एन एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर एक्सेप्ट फॉलोइंग। कोई भी अगर लमसम अमाउंट एम्प्लॉयर से मिल रहा है एक्सेप्ट ग्रेचुइटी, पेंशन, एचआरए, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, सुपरएनुएशन फंड, पेमेंट ऑफ द प्रोविडेंट फंड, इन सब को छोड़ के अगर आपको कुछ मिला है तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी हो जाएगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम यूआरपीएफ टू द एक्सटेंड ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एलोंग विथ इंटरेस्ट ऑन सच कंट्रीब्यूशन। भाई एम्प्लॉयर ने जो भी यूआरपीएफ को कंट्रीब्यूशन किया है, वो यूआरपीएफ की जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, वो आपका प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में आ जाएगा। ठीक है, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर जो भी पैसा मिला है एम्प्लॉय को, इंक्लूडिंग बोनस अमाउंट, दैट विल बी ऑल्सो ट्रीटेड एज आपका क्या, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। एनी अमाउंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय प्रायर टू एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर सीजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉयर को अगर कोई अदर पैसा मिला है, लमसम पैसा मिला है, दैट विल बी ऑल्सो ट्रीटेड एज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी से सर आपको कितना डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे सैलरी का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, सैलरी का स्पेलिंग हो जाएगा ये। ठीक है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16IA, देखो 16IA जो है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको कितना मिलेगा सर, ओल्ड टैक्स रिजिम में जितना आपका एक्चुअल सैलरी है, एक्चुअल सैलरी और 50,000 व्हिच एवर इज लोअर, उतना आपको मिलेगा डिडक्शन। तो मैं स्ट्रेटली बोलूं आपको एक 50,000 मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन मिलेगा अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम। अगर न्यू टैक्स रिजिम है तो वहां पे आपको 75,000 का एक डिडक्शन मिलेगा। ओके, अगर आपकी सैलरी 75,000 से कम है या फिर 50,000 से कम है तो जितना भी आपकी सैलरी है वो पूरी तरह से डिडक्ट हो जाएगा, पूरी तरह से आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इसका एग्जेम्पशन मिलता है। देखो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस पहले आप क्या करोगे, सैलरी में पूरी तरह से ऐड कर लोगे, पहले ये टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपको डिडक्शन मिलेगा लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3। अगर क्वेश्चन में एंटरटेनमेंट अलाउंसेस दिया हुआ है तो पहले सर क्या करिए, उसे ऐड कर लीजिए एज टैक्सेबल अलाउंसेस। उसके बाद अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एसएससी तो उसे डिडक्शन मिलेगा लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3। एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 5,000 रुपीज पर एनम, मैक्सिमम 20% ऑफ द बेसिक सैलरी व्हिच एवर इज लोअर। ओके, और ये एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का जो डिडक्शन है वो न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलेगा। उसके बाद है सर प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो उसे पहले सैलरी में ऐड करिए, उसके बाद जितना एक्चुअली पेमेंट हुआ है प्रोफेशनल टैक्स उसे आप माइनस कर सकते हो अंडर सेक्शन 16II। ठीक है, तो प्रोफेशनल टैक्स जो आपका है वो स्टेट गवर्नमेंट नॉर्मली लेता है आपसे, एम्प्लॉय से स्टेट गवर्नमेंट लेता है प्रोफेशनल टैक्स, और जितना भी प्रोफेशनल टैक्स आप पे करोगे, जितना भी पे करोगे उतने का डिडक्शन मिलेगा। तो एम्प्लॉय ने जितना का पे किया है उतना डिडक्शन मिलेगा, या फिर एम्प्लॉय के बिहाफ पे अगर किसी ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है तो एम्प्लॉय को पूरा अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा। अगर एम्प्लॉयर ने पे किया है सर तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, एम्प्लॉयर ने अगर पे किया है तो एम्प्लॉयर ने जितना पे किया है पहले वो सैलरी में ऐड हो जाएगा, लास्ट में एट द एंड आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, चलो सपोज प्रोफेशनल टैक्स 4,000 का पेमेंट हुआ है, इसमें से एम्प्लॉयर ने पे किया है 2,000, एम्प्लॉई ने पेमेंट किया है 2,000, तो पहले क्या होगा, ये 2,000 आप परक्यूजेट के हिसाब से सैलरी में ऐड कर लीजिए, पहले ये 2,000 आप परक्यूजेट के हिसाब से सैलरी में ऐड कर लीजिए, लास्ट में आप पूरा का पूरा 4,000 माइनस कर सकते हो। ठीक है, अच्छा सर जो हमारे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, आपने बोला था स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में कोई चेंजेस आने वाला है, बिल्कुल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में एक चेंजेस आने वाला है। देखो चेंज एक हो चुका है चेंज, और वो चेंज ये है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हम किसे बोलते थे, डायरेक्टर जो है वो उसे बोलेंगे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, या फिर अगर कोई एम्प्लॉय है जिसका इक्विटी शेयर कंपनी में जो वोटिंग राइट्स है वो 20% या फिर 20% से ज्यादा है, कंबाइनिंग विथ रिलेटिव्स। ओके, अगर कंपनी का वो डायरेक्टर है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, कंपनी का अगर वो 20% से ज्यादा इक्विटी शेयर होल्ड करता है तो भी वो एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, और अगर उसकी सैलरी पहले था 50,000 पर एनम, ठीक है, अब ये 50,000 पर एनम चेंज होके कितना हो चुका है सर, 4 लाख रुपीज पर एनम। अगर 4 लाख से ज्यादा का उसका सैलरी है पर एनम, ठीक है, तो भी वो एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। अब ये 4 लाख का जो अमेंडमेंट है वो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये 50,000 को जरा इरेज कर लीजिए, उसकी जगह पे 4 लाख लिख लीजिए। ठीक है, तो सर खत्म हो गया सैलरी चैप्टर। होपफुली रिवीजन आपको अच्छा लगा होगा। अब यहां तक अगर आप रिवीजन देख रहे हो तो चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए,
कहीं पे कोई डाउट होता है तो मुझे पूछ सकते हो आप लोग, नंबर है आप लोगों के पास, बस कॉल मत करना, व्हाट्सअप कर सकते हो, आई विल रिप्लाई इट। ओके, तो ठीक है सर, आज की क्लास में बस इतना ही। सैलरी का रिवीजन कंप्लीट हो गया, देन हम लोग रिवीजन करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, फिर पीजीबीपी, फिर कैपिटल गेन, फिर जितने भी आपके इनकम है सबको रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, सो बस आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय फॉर द डे, फिर मिलेंगे और एक रिवीजन के साथ। चलो।